But because this is a very first class, ये आपके लिए like it's a first class for you. बहुत fast हम नहीं रखेंगे, right? The idea was to cover the complete chapter in a single day, but that won't be happening today. वो आज हम नहीं करेंगे. We'll be like slightly will keep a very nominal tempo, ठीक है? And then once you get used to the things, then we'll have like a slightly faster class, right? So before getting into the class, पहले कि हम हमारा टॉपिक हमारा से यहाँ पे स्टार्ट करें, तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको ऑलरेडी सबको मालूम है यहाँ पे, और आप लोग मुझे भी बता सकते हो थोड़ा बहुत कि अगर आपको आपका MBBS का सीट सिक्योर करना है, यू हैव टू सिक्योर द सीट फॉर योर MBBS, तो आप मुझे बता दीजिए कि आपको कितना स्कोर पे आपका सीट यहाँ पे सिक्योर हो जाता है. व्हाट इज द स्कोर एट विच आई कैन हैव अ सिक्योर स्कोर फॉर माय MBBS? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर. 600 sir. 600 to 650. ओके, 600 to 650 एक आंसर हमें यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है. एनीवन एल्स? अच्छा, चैट में आंसर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे कई सारे. ओके, अर्चना, सिद्रा, ओके, आई एम गेटिंग ऑल द आंसर्स इन द चैट. ऑलराइट, ठीक है. So yeah, 620, 600 plus, 650 plus, Namrata, Shikha, all of you are like 600 plus. Okay, right. So एक काफी कॉमन है मुझे यहाँ पे like जो नंबर मिला, that's going to be 600 and above. इसके ऊपर अगर मेरा स्कोर आ रहा है, then I can have a secure seat. बिल्कुल सी बात है, अगर आपका इतना स्कोर अगर आ रहा है तो आपका सीट यहाँ पे सिक्योर हो जाता है. MBBS का गवर्नमेंट कॉलेज का सीट आपके यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा. That's true, very true, right? So that's all of you know कितना आपको इतना स्कोर आपको करना पड़ता है. इसमें एक चीज ये भी है कि जब आप MBBS का एग्जाम देते हो तो आपके यहाँ पे लाइक दो कोटा होते हैं. एक तो आपका होता है ऑल इंडिया कोटा, जिसके थ्रू आपकी काउंसलिंग होती है, जिसके थ्रू आपकी एक सीट मिलेगी, और दूसरा आपका यहाँ पे होगा आपका स्टेट कोटा. सो इवन वाया स्टेट कोटा आपको आपकी सीट यहाँ पे आपको मिल सकती है. नाउ व्हाट यूजुअली हैपेंस ना, स्टेट कोटा से आपका कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाता है, राइट? स्टेट कोटा से अगर कोटा के थ्रू अगर आप ट्राई करते हो अपनी सीट सिक्योर करने का आपके स्टेट में, अगर आप उत्तराखंड से, अगर आपको हल्द्वानी में अगर आपको चाहिए, या लेट्स अज्यूम कि अगर आप महाराष्ट्र से अगर आपको मुंबई में लाइक मेडिकल कॉलेज अगर आपको चाहिए, तो अगर आप स्टेट कोटा से अगर आप अप्लाई करते हो, देन थोड़ा सा वो डिफ्लेक्ट करेगा, थोड़ा सा वो नीचे आएगा. सो स्टेट कोटा के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि अराउंड लाइक अज्यूम एट 580 सो 590 के बीच में भी आपको यहाँ पे आपका स्कोर मिल जाता है, लाइक आपको सीट आपको मिल जाती है. कुछ स्टेट्स के अंदर ये नंबर थोड़ा और नीचे चला जाता है, जैसे हिमाचल में हमने देखा है दैट इवन एट अ स्कोर ऑफ अराउंड लाइक 550 यू गेट अ सीट, राइट? सो ये स्टेट कोटा पे थोड़ा सा आपका स्कोर नीचे जाएगा, बट अदर देन दैट यू जनरली हैव अ 600 एंड अबव इज अ सिक्योर स्कोर. इसके ऊपर तो आप MBBS की आपकी सीट आपको मिल ही जाती है, राइट? BDS का भी लाइक आपका जो वेरी करेगा वो आपका रहेगा 550 से 580 के बीच में, उससे ज्यादा वो आपका वेरी नहीं करता. हाँ, वेटनरी के लिए आपका स्कोर उसके बाद काफी नीचे आ जाता है. सो वेटनरी के लिए if you want to get into a very good veterinary college like all India quota के basis पे, then again you have to get a score of around like 540 550. अगर आप स्टेट में देख रहे हो, then veterinary के अंदर even at a score of around like 480 we have seen. again ये state to state vary करेगा, but 480 to 550 becomes a very secure score for my BBSc course. बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस के लिए काफी अच्छा मेरा सिक्योर स्कोर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है. सो द थिंग इज यू नो कि आपको कितना स्कोर चाहिए आपके MBBS के लिए, राइट? अब ये स्कोर लाने के लिए आपको, अगर मैं स्पेसिफिकली बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, तो यू हैव टू गेट लाइक अराउंड 330 to 360 के बीच में आप जितना स्कोर कर सको उतना आपके लिए बेटर रहेगा इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी. सो बायोलॉजी में आपको इतना स्कोर तो लाना ही है, और उसके बाद यू हैव टू स्कोर अ डिसेंट स्कोर इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. अगर आप उतना ले आते हो देन आपका काफी हद तक आपका स्कोर यहाँ पे 600 जितना आप यहाँ पे बन जाएगा, एंड दैट विल बी इनफ फॉर यू टू गेट इनटू द मेडिकल कॉलेज. ये आपके लिए इनफ हो जाता है आपके MBBS सीट सिक्योर करने के लिए, ठीक है. तो याद रखना, एक ये स्कोर आपको याद रखना है यहाँ पे, दैट बायोलॉजी में हमें इतना स्कोर हमें यहाँ पे टारगेट करना है. ये स्कोर हमारा हमें अचीव करना है बाय द एंड ऑफ लाइक May 2025, राइट? दिस इज द टारगेट विच वी नीड टू हैव. अगर ये आप स्कोर कर रहे हो देन आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी आपको लाइक यू हैव अ लेवरेज कि आप वहां पे एक डिसेंट स्कोर भी अगर आप ले आते हो, स्टिल देन यू कैन गेट नियर टू द 600 एंड बियॉन्ड दैट, ठीक है. सो दैट्स समथिंग विल बी डूइंग. सो अपकमिंग ईयर के अंदर हमारा जो प्रिपरेशन चलेगा वो इस तरीके से आपके साथ चलाया जाएगा ताकि आप एक अच्छा स्कोर आप बायोलॉजी में लेके आ सको, जिसकी वजह से आपका सीट सिक्योरिटी के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हो जाए आपके MBBS के लिए, राइट? नाउ इसके लिए हमें हमारा 11 भी पढ़ना पड़ेगा, 12 भी पढ़ना पड़ेगा, और जैसे कि आपको बताया गया है कि ब्रिज कोर्स का काम ही ये है कि 11 के कुछ चैप्टर्स हम यहाँ पे लेंगे, रिवाइज कराएंगे, राइट? आप उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके, एंड दैट इज हाउ द ट्रांजिशन इज गोइंग टू बी फ्रॉम 11 to 12.
एंड इवन ड्यूरिंग द 12th पार्ट हम आपको कुछ ना कुछ 11 के पोर्शंस हम आपको बताते रहेंगे जो आप अपने एंड से करेंगे, रिवाइज करेंगे, सो दैट यू हैव अ ग्रिप ऑन दोस टॉपिक्स। तो ये सब चीजें हमने करनी है हमारे अपकमिंग एकेडमिक ईयर के अंदर, राइट। सो अब आज के टॉपिक की हम यहाँ पे बात करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा यहाँ पे रहेगा दैट विल बी अबाउट द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम हमारे यहाँ पे टॉपिक है, उसको हम स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी हाउ मच अमाउंट ऑफ पोर्शन विल बी एबल टू कवर इन द टुडेस टॉपिक, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आपको मैं क्वेश्चन अगर आपके सामने रखूं देन यू कैन ईदर अनम्यूट योरसेल्फ टू आंसर और यू कैन आंसर इन द चैट, राइट। और जब मैं स्पेसिफिकली बोलूं कि अनम्यूट करके बोलो तो उसके लिए प्लीज रेज योर हैंड, राइट। सो ऐसा ना हो कि लाइक 4-5 लोग एक साथ आंसर दे रहे हैं। So please अपना hand raise कर देना and then you can unmute yourself and then you can answer. Right? Good evening, sir. हाँ जी बेटा, good evening. All right, and all the other people who have just joined in, like Janvi, Priya, Sagar, yeah, good evening. Other categories के लिए स्कोर, हाँ categories के लिए स्कोर आपका चेंज होगा। So अगर सागर में आपको रफ आइडिया दूं यहाँ पे, so let's assume there is someone who is in the SC category, right? So SC category के अंदर state quota पे you can even get a seat for MBBS at around like 520-530 as well, right? Again सागर वो वेरी करता है, आपका स्टेट टू स्टेट आपका वो वेरी करेगा, ठीक है। सो जनरली वी हैव सीन यूपी में काफी आपका कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाता है, दिल्ली में ऊपर जाता है, हिमाचल में यू गेट सम एडवांटेज ओवर देयर, उत्तराखंड में SC ST को यू गेट सम एडवांटेज, सो इट्स वेरीज, ठीक है। आप क्या बात कर रहे हो किस बारे में? रिहाना, हम लोग अभी सीट्स के बारे में बात कर रहे थे, MBBS की सीट्स के बारे में थोड़ा बहुत उसका स्कोर डिस्कस कर रहे थे, नथिंग एल्स। अभी हम हमारे यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर प्लांट किंगडम के कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, आज का ऑब्जेक्ट रहेगा कि थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पे देखें। लेट्स टॉक अबाउट अ ग्रुप ऑफ एल्गीज, इनको हम कवर करें और अगर टाइम परमिट करता है सो विल आल्सो ट्राई टू कवर सर्टेन पार्ट ऑफ माय ब्रायोफाइट्स, राइट। ओके, so let's start with the plant kingdom. Let's talk about the plants. So you know the basic traits of plants. आप basically plants के basic traits को आप जानते हो. They are going to be my eukaryotic, multicellular, autotrophic organisms. Autotrophs अपना खाना ये लोग खुद बना लेते हैं, right? They can make their own food. कुछ exceptions है आपके यहाँ पे, but majority of them can make their own food, right? They have a cell wall जो आपकी काफी rigid होती है यहाँ पे. So cell wall इनके यहाँ पे काफी आपको rigid मिल जाएगी, right? It is a cell wall made up of your cellulose. Okay, plant have chloroplast, chlorophyll pigment which are required for photosynthesis. Plants करते हैं photosynthesis और वो करने के लिए they need to have a chloroplast और chloroplast के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे chlorophyll, and because of that they can make their own food. Basic information है, all of you know this, right? Now let's talk about the classification कि हमने plants को classify कैसे किया। Basically plants को classify करना जब start किया तो like what was the idea? So पहले आपका यहाँ पे आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, एक सिंपल आइडिया इसका लेते हैं। ये क्लासिफिकेशन आपको दिया गया था कार्लस लीनियस ने। सो कार्लस लीनियस वाज अ पर्सन हु गेव अस द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें वो कैसे क्लासिफाई कर रहा था प्लांट्स को, वो देख रहे थे कि प्लांट्स का फ्लावर कलर क्या है, लीव्स का शेप क्या है, राइट, प्लांट्स के बेसिक जनरल लाइक ट्रेट्स क्या है, हाइट क्या है, फ्लावर कलर हो गया, लीव्स के शेप्स हो गए। तो ये कुछ मेरे बेसिक ट्रेट्स को लोग यहाँ पे फॉलो करते थे और उसके बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई कर रहे थे। सो फॉर एग्जांपल अगर कार्लस लीनियस को दिखता था कि ये 2-4 प्लांट्स है और उनके फ्लावर का कलर पिंक है, सबका पिंक है, तो इनको उठा के हम एक कैटेगरी में डाल देंगे। उसने देखा कि 2-4 मेरे यहाँ पे प्लांट्स है जिनके लीव्स एक जैसे ही है, तो उनको हम पिकअप करके एक कैटेगरी में हम डाल देंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर काफी सुपरफिशियल तरीके से आपने ट्रेट्स को स्टडी किया था and then you put them into different categories. So this artificial system of classification was the initial or the first type of classification which was done, right? And they were only taking into account some superficial characters. So यहाँ पे detailed characters को study नहीं कर रहे थे लोग, सिर्फ superficial characters को study करके they were classifying them. So let's see what it says. So it was proposed by Carolus Linnaeus, classified on the basis of superficial morphological characters. So आपके जो morphological superficial characters होते हैं उनके बेसिस पे उन्होंने उसे क्लासिफाई किया था, लाइक हैबिट हो गया, कलर हो गया, नंबर ऑफ एंड शेप्स ऑफ लीव्स आपके हो गए। तो ये सब ट्रेट्स के बेस पे उन्हें आप क्लासिफाई कर रहे थे, जो एक तरीके से गलत था, बिकॉज कई बार इससे क्लासिफाई करने से आप 2 अलग अलग स्पीशीज को आप एक ग्रुप में डाल देते हो, बट दैट इज समथिंग व्हिच दे वर डूइंग, राइट। इन दिस सिस्टम इक्वल वेटेज इज गिवन टू बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। यहाँ पे वो इक्वल वेटेज दे रहे थे वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, विच इज नॉट अ गुड थिंग, विच इज नॉट अ राइट थिंग एक्चुअली, because vegetative characters are going to change from season to season. So आपके जो leaves होते हैं एक plant के ऊपर, right,
वो एक सीजन में आपको मिलेंगे, एक सीजन में आपको नहीं मिलेंगे. सो दे चेंज फ्रॉम सीजन टू सीजन. सो दैट इज व्हाई दैट इज नॉट समथिंग व्हिच वाज करेक्ट, बट दे डिड दैट, राइट. नॉट एक्सेप्टेबल, ये आपका जो क्लासिफिकेशन था ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं था. क्यों? बिकॉज vegetative characters more easily get affected by the environment. जो मैंने आपको बोला, they get changed from time to time. So that is something you have to know. This was given by Carlos Linnaeus and एक बहुत ही basic type का classification ये था जो acceptable नहीं है कहीं से भी, but वो time पे it was accepted because वो time पे कोई और type का classification उनके पास वहाँ पे था नहीं. ठीक है. Then you have a natural system of classification. ये classification आपको किसने दिया था? याद रखना साइंटिस्ट का नाम बेंथम एंड हुकर. Bentham and Hooker were the individuals, right? They were the individuals who actually gave the natural system of classification. पूरा नाम इनका यहाँ पे George Bentham and Joseph Dalton Hooker यहाँ पे है. They were the one who gave us the natural system of classification. अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया था? ये लोग थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर रहे थे प्लांट्स को. So they were understanding the anatomy, embryology, biochemistry, phytochemistry plants की. तो ये प्लांट्स को थोड़ा डिटेल में स्टडी कर रहे थे और उसके बाद उन्हें वो लोग अलग अलग कैटेगरी में प्लेस कर रहे थे. So that was something which was very much acceptable. यहाँ पे कोई ऐसे like superficial traits नहीं देख रहे थे आप, डिटेल में उन्हें जान के and then you are placing them into different categories. तो natural system of classification is something which was very much acceptable था आपके लिए, और ये आपको दिया गया था आपके यहाँ पे like Bentham and Hooker were the individuals who actually gave us this kind of classification, right? They are based on the natural affinities among the organisms. जो भी similarities है उसको लोग study करके and then they were placing them, right? Someone has a question, I guess. Okay, no. All right. So that is something they were doing. So natural system of is believed to be a best classification. सबसे बढ़िया यही था आपका यहाँ पे, because it represents the natural affinities, similarities. यहाँ पे वो देख रहे थे, dissimilarities को यहाँ पे देख रहे थे. जो similar traits थे उन plants को एक category में रख दिया, जो traits similar नहीं थे उन plants को एक category में रख दिया. So that is something they were doing. It represents the relationship among the plants. So plants की relation को समझ के they were then placing them, right? बेटा आई थिंक आप में से किसी एक का माइक शायद से ऑन है यहाँ पे, सो प्लीज मेक श्योर दैट योर माइक रिमेन्स ऑफ और एल्स यू विल हैव अ डिस्टर्बेंस ओवर देयर, राइट. सो दैट वाज माय नेचुरल सिस्टम ऑफ माय क्लासिफिकेशन. एंड देन फिर मेरा यहाँ पे आता है phylogenetic system of my classification. Now when you get a term like a phylogenetic system or when you get a term like a phylogenetic, you should know they will talk about evolutionary relationship. So here the classification is done on the basis of the evolutionary relationship. तो यहाँ पे आप जनरली आप यहाँ पे क्या करते हो कि आप एक प्लांट के इवोल्यूशनरी स्टडी करते हो. यू अंडरस्टैंड कि उसके एंसेस्टर कहाँ से थे, राइट, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर गोइंग टू क्लासिफाई देम. सो जब भी आपके सामने फाइलोजेनेटिक टर्म आएगा, जो आपके सामने बिल्कुल आ सकता है नीट के पेपर्स के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर, सो यू शुड नो यहाँ पे आप जो क्लासिफिकेशन आप करोगे, इट इज ऑलवेज डन ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली यू आर गोइंग टू डू द क्लासिफिकेशन, राइट. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. और कई बार क्या होगा कि नीट के क्वेश्चंस के अंदर इंस्टेड ऑफ फाइलोजेनेटिक्स यू विल गेट अ डिफरेंट टर्म एंड दैट टर्म कैन बी माय क्लैडिस्टिक. सो इंस्टेड ऑफ फाइलोजेनेटिक यू कैन गेट अ डिफरेंट टर्म ओवर हियर. कई बार आपको क्लैडिस्टिक लिखा हुआ आपको मिल जाएगा वहां पे. सो क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन भी अगर आपके सामने आ रही है टर्म क्वेश्चन के अंदर या आपके स्टेटमेंट के अंदर, तो याद रखना दैट मीन्स द सेम थिंग. क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन के अंदर भी आप वही चीज कर रहे हो जो आप फाइलोजेनेटिक के अंदर कर रहे हो, बोथ आर द सेम थिंग. तो इसके अंदर भी आपका इवोल्यूशनरी स्टडी करके ही आप उन्हें प्लेस करते हो एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, राइट. दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म इन अ सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर. सो इनका सिंपल सा एक लॉजिक ये भी है कि जो आपके कॉमन स्पीशीज है, राइट, एक ग्रुप के अंदर, दे शुड हैव अ कॉमन एंसेस्टर. जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, अगर हम बिग कैट्स की बात करें, राइट, लाइक टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, we can think that they must be having a common ancestor, right? They must be having a common ancestor. या हम कह सकते हैं कि उनका जो common ancestor था, उनमें से ये मेरे चारों की चारों या पांचों बिग कैट्स वहां से इवॉल्व हुए. तो वही चीज आपके यहाँ पे भी की जाती है प्लांट्स के साथ, एंड दैट इज समथिंग यू डू इन द phylogenetic system of my classification. तो याद रखना, phylogenetic जब भी आपके सामने टर्म आएगा, आपके दिमाग में सबसे पहले टर्म आना चाहिए evolutionary relationship. यहाँ पे आप स्टडी करते हो and then place your plants into different groups. Then आप उन्हें अलग ग्रुप में आप यहाँ पे प्लेस करोगे. तो ये 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे याद रखना है. आपको याद रखना है कि किसको किस चीज के लिए जाना जाता था, राइट. दैट इज समथिंग यू शुड नो, ताकि कोई भी अगर आपके सामने इसको लेके क्वेश्चन पूछा, देन यू शुड बी एबल टू आंसर देम. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर टर्म्स ओवर हियर. सो phylogenetic classification is also known as my cladistic classification, जो मैंने अभी भी आपको यहाँ पे बता दिया, राइट.
ओके, नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मुझे एक बार बता दो कि क्या ये सीड आप स्पीड जो है मेरे क्लास की, क्या आपको ये चलेगी या आपको इसे लाइक यू वांट टू चेंज दैट, लाइक विल इट बी लाइक यू? It's comfortable, sir. ठीक है, ऑलराइट, ओके ओके ओके, थैंक यू, ऑलराइट. Okay, now let's talk about over here. Someone has a question, kya? Yeah, Sir, someone has. did scientists give this classification? Oh, I'll share that with you. Yeah, I'll share that with you separately. Okay, because what has happened with the phylogenetic na beta, number of scientists have been involved over there who had this small piece of contribution to give the final classification of in phylogenetics. तो एक single नाम हम use नहीं करते, we have like multiple names over there. That's why we don't get into that. Okay, sir. Yeah. So now let's talk about my taxonomy के बारे में हम थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं. Like again, this is something you also studied in the chapter 2 जो हमारा तो उसमें हम पढ़ चुके हो आप लोग. यहाँ पे हम करते हैं हमारा आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट्स अ टेक्सोनॉमी. तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है इसी चैप्टर में, प्लांट किंगडम के चैप्टर में यहाँ पे कुछ टर्म्स है लाइक साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी एंड न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. तो ये टर्म्स को हम यहाँ पे प्रॉपर देख लेते हैं, व्हाट आर दीस टर्म्स एंड व्हाट दे एक्चुअली मीन्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द साइटोटेक्सोनॉमी ओवर हियर. ओके, सो व्हेन वी डिस्कस साइटोटेक्सोनॉमी, यहाँ पे आपको याद रखना है the use of cytological characters of a plant in classification or solving taxonomical problem is called as a cytotaxonomy, right? तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक तरीके से एग्जांपल दूं, साइटोटैक्सोनॉमी आप यहाँ पे क्या करते हो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हिच इज देयर इनसाइड द सेल. तो सेल के अंदर उसका डीएनए हो गया, राइट? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन्स आर बीन फॉर्म्ड ओवर देयर. तो ये सारे जो आपके ट्रेट्स होते हैं, आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वहां पे कितने हैं, सो आई कैन राइट ओवर हियर दोस फ्यू थिंग्स कि साइटोटैक्सोनॉमी आप क्या करते हो, आपने एक सेल निकाला, उसमें आपने देखा कि उसके अंदर आपके क्रोमोसोम नंबर आपके वहां पे कितने हैं, यू आर स्टडीइंग द क्रोमोसोम नंबर ओवर देयर. आप वहां पे देख रहे हो कि उसके अंदर आपके लाइक डीएनए उसका कैसा है, राइट? यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वहां पे कैसा हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस आपका वहां पे किस टाइप का आपको मिल सकता है. तो जब आप इन सब चीजों को स्टडी करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि कुछ प्लांट्स में ये चीजें कॉमन है और कुछ प्लांट्स में बिल्कुल अलग है. तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके सामने दो प्लांट्स होंगे लाइक रेड और ब्लू कलर के, right? And they have same amount of chromosome number. And sometimes you can have like two plants which look completely similar, but दोनों के अंदर they have a different number of chromosomes. So that is why on the basis of this, इसके बेसिस पे भी आप अपने लाइक टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आप बना सकते हो. इनके बेसिस पे भी आप अपने प्लांट्स को अलग अलग प्लेस कर सकते हो और जो किया भी जाता है. सो ये एक तरीके से काफी एडवांस तरीका है जो पहले नहीं किया जाता था बट अभी किया जाता है, जहाँ पे आप सेल को स्टडी करते हो, यू डू द मॉलिक्यूलर स्टडी and then on the basis of that you place the plants into different groups. आप अलग अलग ग्रुप में आप उन्हें वहां पे आप प्लेस करोगे, ठीक है? सो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ साइटोटेक्सोनॉमी. देन यू हैव समथिंग लाइक अ कीमोटेक्सोनॉमी. अब कीमोटेक्सोनॉमी आपका यहाँ पे क्या होगा, कीमोटेक्सोनॉमी में आप कई सारे यहाँ पे लाइक मेटाबोलाइट्स को आप स्टडी करते हो. प्लीज स्विच ऑफ योर माइक. या थैंक यू. So let's see what is my chemotaxonomy. So see what happens ना, कई सारे प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स आपको मिलते हैं, राइट? जिन्हें इवन कहते हैं एज अ मेटाबोलाइट्स. We also call them as a metabolites, right? तो अगर समझो कि मेरे पास 3-4 प्लांट हैं and they have a common metabolites, so I can place them into a single category. मैं उन प्लांट्स को एक सिंगल कैटेगरी में वहां पे मैं प्लेस कर सकता हूँ, राइट? जैसे कि कुछ मेटाबोलाइट्स के नाम यहाँ पे लिख के रखे हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं. So you can see some names over here, like you have an alkaloid, carotenoid, tannins, polysaccharide, ये तो एक sugar है, then nucleic acid, fatty acid, amino acid and aromatic compound. So ये सारे traits होते हैं, all those particular content, all these biomolecules, इनके बेसिस पे भी मैं अपने प्लांट्स को लाइक कैटेगराइज कर सकता हूँ, मैं उनको लाइक सेपरेट ग्रुप्स में यहाँ पे रख सकता हूँ. आई गिव यू वन एग्जांपल. आपने पुदीना देखा होगा और पुदीना को आपने स्मेल भी किया होगा. सो यू नो दैट पुदीना हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल, जो काफी एक अलग से टाइप का आपको स्मेल मिलता है. सो स्मेल आपको क्यों आ रहा होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मेटाबोलाइट्स. देयर आर सम मेटाबोलाइट्स इन द पुदीना, उसके वजह से आपको एक सेपरेट टाइप का वहां पे स्मेल आ रहा होता है. उसी तरीके से आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें से व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, कभी उसके लीफ को अगर आप तोड़ोगे तो व्हाइटिश फ्लूइड आपको वहां से निकलेगा. सो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ लाइक केमिकल मेटाबोलाइट विच यू फाइंड इन द प्लांट. अब इन मेटाबोलाइट्स का एक अपना ही फायदा होता है. कई बार ये मेटाबोलाइट्स का काम होता है कि अपने आप को बचा पाते हैं प्लांट को फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स. कोई गाय आ गई उससे वो बचा पा रहा है अपने आप को, कोई दूसरा इंसेक्ट आ रहा है फीड करने के लिए तो वो उसको खाता नहीं है इसको टेस्ट करने के बाद. सो दीज chemical constituents you have in the plants na
कई बार इनको हम यूज करते हैं टू कैटेगराइज द प्लांट इन अ डिफरेंट ग्रुप. सो अगर मेरे पास 4 अलग अलग प्लांट है बट दे हैव अ सेम काइंड ऑफ मेटाबोलाइट, तो मैं उनको उठा के प्लेस कर सकता हूँ एक सिंगल ग्रुप के अंदर. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग डन. तो उसको हम कहते हैं बेटा यहाँ पे कीमोटेक्सोनॉमी. तो याद रखना, इसके अंदर आप कई सारे लाइक केमिकल कंपाउंड्स को आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, आप देख सकते हो, उनको आप रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो टू प्लेस द प्लांट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. सो दैट इज समथिंग यू शुड नो. ठीक है. So that's a chemotaxonomy, that's my cytotaxonomy, and similarly you'll have a numerical taxonomy. Numerical taxonomy में आप क्या करते हो, ये थोड़ा और एडवांस है. यहाँ पे आप अपना टैगिंग करोगे. So let me give you the example. Assume that this is a plant, right? And this plant has a green leaves. I'll just take a simple example. You have a green leaves over here. तो आप क्या करते हो, एज अ बॉटनिस्ट आप इस प्लांट को कलेक्ट करके लाओगे और इसके जो कैरेक्टर है ना, इसके लीव्स का कलर ग्रीन है, उसको आप एक टैगिंग दे दोगे. द टैगिंग कैन बी एज सिंपल एज कि इसने आपको एक न्यूमेरिकल टैगिंग दे दिया कि ग्रीन लीव्स को मैं टैग कर रहा हूं यहाँ पे एज अ 2A. एक मैंने से एक टैग दे दिया यहाँ पे, राइट. और इस डेटा को मैं फीड कर दूंगा मेरा यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर. इस डेटा को मैंने कंप्यूटर के अंदर मैंने यहाँ पे फीड कर दिया, राइट. एंड दीज आर लाइक एडवांस कंप्यूटर, नॉट द जनरल कंप्यूटर जो हम यहाँ पे यूज करते हैं. सो यू हैव लाइक बायोस्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पे यूज करेंगे. और जैसे हमारे कोई भी ट्रेट्स होंगे प्लांट के, जैसे लीव्स को मैंने यहाँ पे टैग कर दिया एज अ 2 है, जैसे इसके जो रूट्स होंगे, कुछ सर्टेन टाइप्स के रूट्स होंगे यहाँ पे, समझो इसके फाइब्रस रूट है, तो उसको मैंने टैग कर दिया एक कोड के साथ. वो मैंने कोड यहाँ पे लगा दिया, लेट्स से 4B, राइट. तो ऐसे करा क्या जाता है कि आपके जो प्लांट्स होते हैं उनके हर एक कैरेक्टर को हम टैग करते हैं. वी गिव देम अ सर्टेन काइंड ऑफ न्यूमेरिकल टैगिंग ओवर देयर. और टैग करने के बाद इन प्लांट्स को लाइक या इस डेटा को मैं फीड करता हूं कहां पे, आई एम गोइंग टू फीड ऑल द डेटा इन द कंप्यूटर. एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, अपना कंप्यूटर अपना करेगा क्या, द कंप्यूटर विल रन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेगा वो, और उसके बाद वो अपने आप से अलग अलग प्लांट को अलग अलग कैटेगरी में वो प्लेस करेगा. सो जिन प्लांट्स के अंदर कॉमन ट्रेट ज्यादा होंगे, उसको आप एक कैटेगरी में रख दोगे. जिनके अंदर कॉमन ट्रेट्स कम होंगे, लाइक कॉमन ट्रेट्स दूसरे होंगे, उनको आप अलग कैटेगरी में यहाँ पे आप रख दोगे. सो फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे करके आपने अराउंड 100 प्लांट्स का डेटा अपने कंप्यूटर में डाल दिया, राइट. तो कंप्यूटर क्या करेगा, लाइक आपका जो टूल है वहां पे वो क्या करेगा, वो रन करेगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और वहां पे क्या देखेगा वो कि जो जो कॉमन ट्रेट्स होंगे, राइट, उनको वो एक प्लेस में ग्रुप कर देगा, उन सारे प्लांट्स को एक ग्रुप में वो प्लेस कर देगा, और जो जो लाइक अलग अलग ट्रेट्स वाले प्लांट्स होंगे वो लोग अलग ग्रुप में वहां पे प्लेस कर देगा. सो दैट इज व्हाट यू डू इन द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. तो इसमें इतना यू डू द टैगिंग ऑफ द प्लांट्स. और मैं कहूंगा प्लांट्स की नहीं, प्लांट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी हम टैगिंग करते हैं यहाँ पे, राइट. यहाँ पे से मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, लीव्स एंड रूट्स. यू डू अ टैगिंग ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स, राइट, एंड देन यू ऐड द डेटा इनटू द कंप्यूटर. सो यहाँ पे आपको काफी एडवांस टूल्स आपको यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं. दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन वेरी रिसेंटली बीन डन, राइट. सो इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर. It is carried out using only computers. Number and codes are assigned to all the characters and the data are processed. तो आपने नंबर और कोड्स यहाँ पे असाइन कर दिए, फिर आपका आप यहाँ पे डेटा उसे आप रन करोगे आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू, एंड देन यू विल फाइंड कि आप उसे अलग अलग ग्रुप में आप प्लेस कर रहे हो. Thus hundreds of character can be equally considered. और ये काफी लाइक तुरंत जल्दी भी हो जाता है. अगर आपने टूल में जैसे आपने डेटा फीड कर दिया, वो आपको काफी जल्दी आपको आपके रिजल्ट्स आपको दे देगा. सो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप जान सकते हो, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू गेट टू सी इन द टैक्सोनॉमी वाला पार्ट. सो हैव अ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, यू हैव अ कीमो साइटोटैक्सोनॉमी, you have along with that we have seen those 3 terms like artificial like classification, natural and phylogenetic. तो ये जो कुछ टर्म्स हमने यहाँ पे देखे, जिन पे हमने हमारा जो हमारा 20 मिनट हमने यहाँ पे जो टाइम स्पेंड किया है, you find question coming from them. So please remember that ये आपके लिए काफी एक important terms है, क्योंकि यहाँ से आपके questions आते हैं नीट एग्जाम के अंदर, right? So now let's do one thing. Let's have a look at some questions. अब ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको पहले हैंड रेज करना पड़ेगा. इस क्वेश्चन के लिए आप हैंड रेज करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पे है, phylogenetic system of classification based on what? So please raise your hand to answer this. So कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया हुआ है. So let's say अपेक्षा आप बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर? Evolutionary relationship. ऑलराइट, ठीक है. मिसबा आपको क्या लग रहा है? Yes, sir. Option D. ऑप्शन डी लग रहा है आपको. I'll just take one more answer. Kajal, what do you think? Sir, option D. Option D is going to be a correct answer over here. Yes, evolutionary relationship के थ्रू ही आप like basically ये आप स्टडी करते हो during the system of my phylogenetics, right? Very good. Question number 5 over here. System of classification used by Linnaeus. Linnaeus ने कौन सा system of classification यहाँ पे use किया था? Again, quickly raise your hand and try to answer this. Let me pick up someone from randomly. आदित्य बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर?
B sir, option B. Natural. Artificial. ऑलराइट ठीक है. देन गायत्री इज हियर. क्या गायत्री? Sir, option B. All right. Okay. I'll just take one more. I'll just pick up one more individual over here. Let's say Harshda. Harshda क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? Option B. Harshda, now you have to tell me कि वो कर क्या रहा था. Linus actually वहाँ पे कर क्या रहा था. जल्दी बता दो. Sir, he has also means decided the plant number and reproductive character on the basis of number of stamens. ठीक है. So he was only taking into account the superficial things. Famous ले लिया, color लिख Only लिया. superficial characters, like he has also described the reproductive character in the plants. हाँ, उसने he decided that he considered both vegetative and reproductive character both on equal basis, which is not actually helpful. Right. So that is what Linus did over here. ठीक है. अब इसका आंसर मुझे आप दे सकते हो चैट के अंदर. Quickly answer this in the chat. जल्दी से. So I can see some answers over here. All right. Right. और ABCD लिख दिया करो. पूरा लिखने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है. So yes, you will find option B over here becomes my correct answer. Bentham and Hooker ने हमें यहाँ पे दिया था. Natural system of my classification was गंगा में Bentham and Hooker. ठीक है. Then number and quotes are assigned to the character in. Number and quotes आप इसमें से कौन से टाइप के टेक्सोनॉमी के अंदर आप यहाँ पे असाइन करते हो. So quickly answer this in the chat. ठीक है. सबके आंसर यहाँ पे दिख रहे हैं और सबके आंसर यहाँ पे C आ रहे हैं. All right. So C is going to be a correct answer. बिल्कुल सही. C आप यहाँ पे C आंसर यहाँ पे हो जाता है. बहुत बढ़िया. Right. ठीक है. Which of the following classification is known as a cladistic classification? अब इसके लिए आप hand raise कर दो. Which of the following classification is known as a cladistic classification? Please quickly raise your hand. Okay, शिखा क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? Sir, option C, artificial classification. Oh, option 3. शिखा. Okay, all right. अपूर्वा आपको क्या लग रहा है? Option D. Option 4, phylogenetic. और ठीक है. Okay, Gayatri, I've already answered. Anyone else? Anyone else? Who else we can ask? इरफान, आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इसका आंसर? इरफान, you have raised your hand. So option 4. Option 4. All right, ठीक है. So option 4 becomes my correct answer. Phylogenetic classification बिल्कुल. I have already told you, cladistic and your phylogenetic are the same thing, right? So that's why option 4 becomes my correct answer. True. ठीक है. Choose the incorrect statement regarding the artificial classification. इनमें से कौन सा statement मेरा यहाँ पे incorrect है in terms of artificial classification को लेके. तो ये मुझे आप आराम से देख के बताना please. Read the statement carefully. Take your time. Take your 30 seconds and then raise your hand. ठीक है. आपको बताना कि इनमें से कौन सा statement आपके यहाँ पे incorrect है. About the किसके बारे में? About the artificial classification. Now what has happened in last 3 years? नीट में बहुत सारे आ रहे हैं आपके statement वाले questions. So be careful. वो काफी लोगों ने hand raise कर लिया. Very good. All right, तमनप्रीत बताइए. Option number 4. तमनप्रीत is saying option 4. Then सागर आपको क्या लग रहा है? Option number 4. All right. धर्मेंद्र is रानी. रानी आप बताइए आपको क्या लग रहा है? Option number 4, sir. क्यों ऐसा? रानी, you are saying that this is a wrong statement. आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मतलब आप कह रहे हो कि ये सही स्टेटमेंट नहीं है कि it is most acceptable classification. आपका आंसर it's true. Like, but why it was not acceptable जो वो कह रहे थे वो? सर जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो हमारा मोस्ट एक्सेप्टेबल नहीं होता है. ठीक है. मतलब वो बहुत सुपरफिशियल तरीका उन्होंने वहां पे यूज किया था उसे क्लासिफाई करने का. एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज एक्सेप्टेबल, राइट? सो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन ये बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे. इट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट. बिल्कुल इट्स लाइक नॉट ट्रू, राइट? सो इट्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे, राइट? सो ऑप्शन 4 जो भी यहाँ पे सोच लिया था जिन्होंने ऑप्शन 4 यहाँ पे आंसर को, उन सबका यहाँ पे आंसर आपका सही है, राइट? बाकी तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू है. ठीक है. कीमोटेक्सोनॉमी इज कनेक्टेड विद. कीमोटेक्सोनॉमी यहाँ पे किस चीज से यहाँ पे कनेक्टेड होती है? अगेन इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. क्विकली रेज योर हैंड एंड ट्राई टू आंसर दिस एंड लेट्स मूव अहेड. जानवी आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इसका आंसर? हाँ जी, जानवी कह रही है 1. अर्चना आपको क्या लग रहा है? Sir, 1.
ऑलराइट, एंड शिव, आपको क्या लग रहा है शिव कुमार? सर ऑप्शन नंबर 1 है सर। Option 1 is going to be correct answer. बिल्कुल, chemotaxonomy is something which will be used for classification of chemicals. Like it is something where you actually classify the plants chemicals के basis पे, basically biochemicals के biomolecules या biochemicals के basis पे आप उन्हें classify करते हो. So yes, this becomes a much more appropriate answer over here. Option 1, right? ठीक है. So these are the kind of questions we have seen. Now please याद रखना कि इसमें से आपके questions आ जाते हैं. You find question coming from this particular plot. So please remember all the things given in the NCERT. So NCERT को आपको thoroughly follow करना है यहाँ पे, और उसमें जो दिया हुआ है वही आपको यहाँ पे याद रखना है. ठीक है. Please make sure you remember that. Alright, so this is something we have done. आगे बढ़ते हैं. Let's start with something new. So plant kingdom के अंदर you know that classification. You have a cryptogram, phanerograms. You have already जानते हो. अभी हम क्या करेंगे? हम start करेंगे हमारे Thellophyta से. Thellophyta में हम बात करेंगे हमारे यहाँ पे algae के बारे में. So over here we'll discuss something in terms of the algae. ठीक है. So let's discuss algae. Thellophyta में algae के अलावा you also get to see something known as my lichens. Lichens इसके अंदर भी आता है. I think बेटा किसी का माइक ऑन हो चुका है एक बार फिर. So please. Who's that? कौन है? अरे बोलिए बेटा बोलिए. या टेल मी. अच्छा हाँ बोलो. बेटा की आवाज नहीं आ रही. करती बोलिए. जो क्वेश्चंस आपने अभी करवाए ग्रुप में सेंड करोगे? बिल्कुल सेंड करेंगे. वो भी करेंगे और नए भी क्वेश्चन सेंड करेंगे. होमवर्क भी देंगे. राइट. So we'll have those all questions. ठीक है. All right. So we'll start with the algae वाली story. We'll start with the algae and let's try to see what you get to see in the algae वाला part. ठीक है. Right. अच्छा एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ. Okay. Once again, just let me know. Are you okay with the speed of the class? या आप चाहते हो कि थोड़ा slow हो जाए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Yes. I couldn't understand what do you mean by yes. Like possible या yes हो जाओ. Sir, it's It's okay. okay. ठीक है. I'll be slightly slow also. ठीक है बीच में. तो बोल दिया करो. Like please be vocal about it. Please repeat कर दो. Right. Okay. So let's start with the algae वाला thing. Algae is something we have seen all over in surrounding. We have seen the algae. You get to see algae very clearly, very commonly. You find algae. अभी बारिश चालू हुई तब भी आपको algae दिख जाएंगे पानी के अंदर ग्रो करते हुए. So it's very common, right? So let's talk about algae over here. Algae are like simple thalloid. When you get a term like a thalloid ना, thalloid basically means कि आपके पास ना ही root है, ना ही stem है, ना ही आपके पास आपके leaf है. So a thalloid body basically means you have no roots, stem and leaves. So you have no roots, no stem and no leaves. Right? That is something you get to see in the algae. ना ही root होते हैं, ना stem होते हैं, ना ही leaves होते हैं. So you call them as a thalloid body. Autotrophs make their own food. They have a chlorophyll and they're going to be aquatic. So they can be fresh water as well. They can be marine as well. तो आपको दोनों इकोसिस्टम में आपके मिल जाएंगे. उसके अलावा जहां पे भी मॉइस्चर होगा वहां पे आपको ग्रो करते हुए आपको एल्गे आपके मिल जाते हैं. So either on a wall, on a tree, you can find them growing. So they occur in the moist stone, soil, wood. हर जगह आपको ये ग्रो करते हुए आपको इजीली वहां पे मिल जाएंगे. Right? Some occur in association with the fungi. Right? They form the lichens. Some algae are associated with the fungi. They are called as the lichens. And sometimes you can also find them growing on the animals. कई बार animal के ऊपर grow कर रहे होते हैं, like a sloth bear. Right? यहाँ पे picture भी है sloth bear की. तो आप यहाँ पे देख सकते हो. You basically find algae. If you want to see algae, you can see in a nearby pond. You know that, right? Lichens आपको मिल सकते हैं. अगर आप उत्तराखंड से हैं तो I'm very sure you can find lichens. Right? You can very clearly अगर कभी देखना आसपास आपके trees होंगे, trees के ऊपर you'll have the covering of a green color के आपको patches लगे हुए आपको मिल जाएंगे. या कई बार व्हाइट कलर के पैचेस आपको मिल जाएंगे. सो यू कैन फाइंड देम इन ओवर देयर. इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, अगर आप वेस्टर्न घाट के पास से फ्रॉम रत्नागिरी वाले बेल्ट्स अगर आप है आसपास, देन यू कैन फाइंड. बट या मेजरली सिटीज में आपको ही नहीं मिलेंगे. यू डोंट फाइंड इन सिटीज. सो इफ यू आर फ्रॉम यूपी लाइक इन वडोदरा, यू भी डोंट फाइंड लाइकेंस ओवर देयर. ओके. नाउ लेट्स सी. ओके, सो यू हैव द एनिमल ओवर हियर, स्लॉथ बेयर. स्लॉथ बेयर के ऊपर भी आपको एल्गे ग्रो करता हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा. राइट? क्या आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि स्लॉथ बेयर के ऊपर अगर एल्गे ग्रो कर रहा है तो स्लॉथ बेयर को क्या फायदा मिलता होगा? अगर इसके पूरे बैक के ऊपर अगर एल्गे ग्रो करेगा तो इसको क्या फायदा मिलता होगा? कोई मुझे हैंड रेज करके बताएगा. रेहान का हैंड यहाँ पे रेज्ड है. आप बताइए बेटा, क्या लग रहा है आपको, क्या इसका फायदा हो सकता है? ओके विजय, क्या करने के लिए? कंफर्ट करने के लिए. कंफर्ट करने के लिए. आपने बोला कंफर्ट. विजय आपको क्या लग रहा है?
सर आई थिंक कि मतलब वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता होगा और एनिमल से बचने के लिए। कैसे? सर मतलब ग्रीन कलर हो जाएगा तो थोड़ा वो प्लांट से मिल जाएगा कलर। राइट, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही आपका यहाँ पे आंसर। ये कैमोफ्लेज की तरह काम करता है। तो अगर आपका एल्गे ग्रो कर रहा है मेरे यहाँ पे स्लॉथ के ऊपर, राइट, सो यस, उसका फायदा यहाँ पे ये होता है कि वो अब फॉरेस्ट में दिख नहीं रहा, लाइक इट इज नॉट वेरी क्लियरली विजिबल नाउ टू अदर एनिमल्स। उसको कैमोफ्लेज हो जाता है वो अपने सराउंडिंग के साथ, उसको एक एडवांटेज वहां पे मिलता है। सो दैट इज व्हाई स्लॉथ इज क्वाइट हैप्पी टू हैव एल्गे ऑन द बैक। सो यस, राइट, okay, now algae will come in different size and forms. You have a unicellular form as well. हर्षदा, आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? अनुष्का, हर्षदा, या आपने आंसर के लिए हैंड रेज किया था? आई गेस आंसर के लिए आपने किया था। So Yes, they are sir. like microscopic unicellular form, like Chlamydomonas आपका unicellular form है, right? Colonial form आपका यहाँ पे होता है Volvox। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, this is something you have to know। ये कई बार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसके ऊपर बेस आ जाता है। So याद रखना, Volvox is going to be a colonial, unicellular form is my Chlamydomonas, फिलामेंटस मेरा यहाँ पे होगा यूलोथ्रिक्स एंड स्पारोगारा। फिलामेंटस जब टर्म आता है ना, दैट मींस वो थ्रेड लाइक होते हैं। फिलामेंटस मतलब थ्रेड लाइक, सो दे आर लाइक थ्रेड लाइक एल्गे। सो आपके यहाँ पे होगा यूलोथ्रिक्स एंड स्पारोगारा, ठीक है? तो ये याद रखना। सो दीज आर सम ऑफ द फॉर्म व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे पिक्चर भी देख लो, शायद आपने अपने लैब में कभी देखा हो इनको। सो क्लाइडोमोनास आपका यहाँ पे दिख जाएगा, इट्स अ सिंगल सेल्ड होता है ये आपका यहाँ पे। वॉल्वॉक्स इज कॉलोनियल, राइट? सो यहाँ पे लाइक कई सारे लाइक एल्गे get together, form a rounded structure and they live together. So that's why Volvox is going to be colonial. And then you have a Eulothrix and Sparagora, ये आपके रहेंगे हमेशा यहाँ पे आपके filamentous, right? So they're going to be like a thread-like, so they're going to be filamentous. So these are the examples which you have to know. Slowly you'll have to know number of examples you'll get to see. Okay. Reproduction की यहाँ पे बात करते हैं. How does the reproduction happens in the algae? So you have a vegetative reproduction, right? यहाँ पे क्या होगा? You have a way of a fragmentation. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे एक एल्गे आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके दो पार्ट्स यहाँ पे हो गए, इसने अपने आप को ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने का क्या हुआ, ये एक नया एल्गे बना लेगा आपका यहाँ पे, ये एक नया एल्गे आपका यहाँ बना लेगा, इट विल टर्न इनटू न्यू एल्गे। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड इन द फ्रेगमेंटेशन। तो एक सिंगल में से लाइक ब्रेक होता है और उस ब्रेकिंग पार्ट में से, स्मॉल पार्ट में से एक नया पूरा प्लांट आपका बन के आ जाएगा, दैट्स अ फ्रेगमेंटेशन, राइट? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे क्या होगा, यू हैव अ प्रोडक्शन ऑफ अ स्पोर्स, और इन स्पोर्स को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ज़ूस्पोर्स, राइट? एंड ज़ूस्पोर्स जो आपके होते हैं, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी फ्लैजेलेटेड। सो कुछ मेरे यहाँ पे स्पोर्स बन के निकलेंगे मेरे एल्गे में से बाहर, राइट? एंड दे विल हैव द फ्लैजेला। फ्लैजेला एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, इट डिपेंड्स, बट दे आर गोइंग टू बी हैविंग द फ्लैजेला। फ्लैजेला का फायदा यहाँ पे क्या है? स्विमिंग करने के लिए, पानी में स्विम करने के लिए, बिल्कुल, दे आर मोटाइल, सो दे कैन एक्चुअली स्विम इन द वाटर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाके, एंड दे कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, ठीक है? सो बेसिकली अगर एक मेरा एल्गे है, उसमें से कुछ स्पोर्स मेरे निकल रहे हैं, दो स्पोर्स कैन कम आउट, बाहर जाएंगे वो पानी के अंदर, एंड देन उनमें से मेरा नया एल्गे निकल के आएगा। सो दीज आर माय असेक्सुअल स्पोर्स, और यू कैन कॉल देम एज ज़ूस्पोर्स। एंड देन यू हैव अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे आपके गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे आपके मेल एंड फीमेल गैमेट आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, द गैमेट्स विल कम टुगेदर ओवर हियर एंड दे कैन गिव राइज टू अ न्यू एल्गे आफ्टर फ्यूजन। तो इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। लेट्स ट्राई टू सी दैट। So you have some terms over here. You have some terms like a isogamous, anisogamous and oogamous. तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। So इन terms को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। Even though I know most of you know this, but still pay attention. Isogamous क्या होगा आपका यहाँ पे? Fusion of gametes of similar size. So basically यहाँ पे क्या होगा? That you have one gamete, you have another gamete, और दोनों का size यहाँ पे same होगा, right? So ये आपके यहाँ पे fuse करेंगे, so they will fuse and they can give rise to a zygote. राइट? और गैमेट्स हमेशा आपके हैप्लॉइड होते हैं, याद रखना, राइट? दे कैन गिव राइज टू योर ज़ाइगोट ओवर हियर। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है बेटा कि आपके गैमेट्स जो हैं वो दोनों सेम साइज के हैं एंड दे हैव द फ्लैजेला, दे आर ऑफ सेम साइज एंड शेप एंड दे हैव द फ्लैजेला। तो इस कंडीशन को भी हम आइसोगैमस के अंदर ही काउंट करेंगे। सो आइसोगैमस में याद रखना, यू विल फाइंड द गैमेट्स विल हैव अ सिमिलर साइज एंड शेप, दे कैन अंडरटेक द फ्यूजन एंड देन दे कैन गिव राइज टू द ज़ाइगोट, राइट? which will undergo then like meiosis करके वो आपके स्पोर्स बना के देगा। सो ये हो गया आपका यहाँ पे आइसोगैमस वाली कंडीशन। एक कंडीशन आपकी ऐसी होती है जहां पे वन गैमेट विल बी लार्ज, अदर गैमेट विल बी स्मॉल। तो एक गैमेट मेरा यहाँ पे बड़ा होगा, राइट? और एक गैमेट मेरा यहाँ पे स्मॉल होगा। अगर ऐसी कंडीशन अगर आपको यहाँ पे दिख रही है, then this is my anisogamous condition. So anisogamous के अंदर याद रखना, you will have a unequal size and shape, right? So you have a isogamous condition is the one जहां पे आपका you will have an unequal size and shape of your
पर्टिकुलर गैमेट्स, राइट। सो एक आपका बड़ा होगा यहाँ पे आपका हेड, एक आपका गैमेट यहाँ पे आपका काफी स्मॉल आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट। अगेन यहाँ पे हो सकता है कि बोथ ऑफ देम विल हैव फ्लैजेला, राइट। सो यू कैन आल्सो फाइंड अ कंडीशन कि एक काफी बड़ा गैमेट है आपके पास यहाँ पे, इट हैज अ फ्लैजेला, other is going to be a small one and small one also have a flagella, so that can also happen, right। याद रखना you have an unequal shape and size over here, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, okay। so देखो यहाँ पे क्या है, fusion of gamete of similar size, they may be flagellated or non flagellated, right। flagellated आपको मिल जाएंगे यूलोथ्रिक्स के अंदर और नॉन फ्लैजेलेटेड आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके स्पायरोगायरा के अंदर, राइट। ये एनसीईआरटी के है एग्जांपल है, और याद रखना प्लीज कि प्लांट किंगडम में एनसीईआरटी के बाकी एग्जांपल याद मत करना, जो एनसीईआरटी के एग्जांपल है आप वही याद रखेंगे, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन बन के आ रहे हैं तो आपके उसमें से क्वेश्चन आपके बन के आएंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी के एग्जांपल पे आप थोरली आप वहां पे फॉलो करें, राइट। Sir, in flagellated Chlamydomonas can also be considered as an example. You won't take it as example. I'll tell you why you won't take it as example, because it's a flagellated species itself is a flagellated. You don't find the gametes being having the flagella. That is why. Okay. Okay. But yeah. Then you have an anisogamous over here. Fusion of two gametes of dissimilar size and shape. यहाँ पे आपका size यहाँ पे अलग हो जाएगा. Some species like your Eudorina is one of the example of my anisogamous वाले. Like you will have the gametes over here. Then you have a oogamous condition. अब oogamous थोड़ा सा यहाँ पे अलग होता है. oogamous याद रखना. oogamous में आपको यहाँ पे क्या होगा? That you have a one large gamete, right? और ये आपका like generally आपका female gamete होता है. Always it is going to be a female gamete. It's going to be a large one. और ये आपका होगा non motile. याद रखना. It is always going to be non motile. ये आपका हमेशा आपका रहेगा यहाँ पे non motile. और जो आपके male gametes यहाँ पे होंगे, they are going to be small and they will have the flagella. So male gamete आपके यहाँ पे हमेशा आपके यहाँ पे रहते हैं small and they will have the flagella. So they are going to be motile. तो oogamous में याद रखना that आपका एक large होगा एक small होगा gamete and the larger one is always going to be a female one. तो basically यहाँ पे क्या होता है, the male gamete has to swim in the water and reach to the female one. So male gamete मेरा जो यहाँ पे होगा ये swim करते करते हुए आएगा female के पास and then the fusion will happen. So this condition over here is my oogamous one. ये जो condition मेरे सामने यहाँ पे है, this condition over here can be called as my oogamous condition. So this is my oogamous वाली मेरे यहाँ पे condition मुझे यहाँ पे मिल जाएगी. ठीक है, यही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है. Fusion between the one large non-motile static female gamete and a smaller motile male gamete, right? जो आपको मिलेगा आपका Volvox और Fucus के अंदर. Fucus भी एक algae होता है आपका. algae के बहुत सारे एग्जाम्पल है, याद हो जाते हैं आपको. with the course of time you will be able to remember them. ठीक है, so this is what you will get to see in the oogamous condition. So isogamous, anisogamous and oogamous condition आपको यहाँ पे याद रखनी है, and you also have to remember the examples over here, right? अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मुझे एक दो चीज यहाँ पे बता दो आप लोग. एक चीज यहाँ पे बता दो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वी हैव स्पायरोगायरा एज अ एग्जांपल एंड हैव एग्जांपल ऑफ माय यूलोथ्रिक्स, तो ये मेरे कौन से कैटेगरी में आएंगे? आप वैसे ही अनम्यूट करके कोई भी बता दो मुझे कि ये कौन से कैटेगरी में आते हैं. Colonial coming in my filamentous category. ठीक है, very good, right? So colonial में कौन सा एग्जाम्पल था मेरा वहां पे? Volvox was a colonial का एग्जाम्पल है यहाँ पे. ठीक है, एंड अभी तक हमने देखा यूनिसेलुलर का हमने एग्जाम्पल देखा था हमारा यहाँ पे, that was my Chlamydomonas हमने एग्जाम्पल आप देखा था. ठीक है, alright. Now we'll see some more examples. Slowly we'll add them. बेनिफिट्स ऑफ एल्गे. एल्गे के कई सारे फायदे होते हैं. सो एल्गे के फायदे यहाँ पे क्या होते हैं देख लेते हैं हम यहाँ पे थोड़े बहुत. सो दे आर नोन टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. वो तो हम जानते हैं. दे फिक्स 50% ऑफ द CO2 ऑन द अर्थ. 50% CO2 जो एटमॉस्फेयर में है वो फिक्स कर रहा है मेरा यहाँ पे एल्गे. सो ये बात आपको याद रखनी है. सो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन CO2 फिक्सेशन. ये टर्म याद रखना. दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन माय CO2 फिक्सेशन में आपका यहाँ पे वो लोग रोल प्ले करते हैं. सो दैट इज व्हाट एल्गे आर नोन फॉर, राइट? इनके वजह से पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता है. बिकॉज ऑफ देम द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर आल्सो गोइंग टू इंक्रीज. दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल इन ऑल द एक्वेटिक एनिमल. फॉर ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स, या मैं कहूंगा ऑल द एक्वेटिक इकोसिस्टम विल हैव एल्गे एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर. इनके वजह से ही पूरा इकोसिस्टम वहां पे रन करता है. ठीक है, सो दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम. और इनके ऊपर ही पूरा लाइक इकोसिस्टम वहां पे डिपेंड करता है. जो हम नहीं पढ़ते हमारा फूड साइकिल, लाइक small
एल्गे को फिश ने खाया, फिश को बड़ी फिश ने खाया, बड़ी फिश ने ईगल को खाया, राइट? ऑल दोस काइंड ऑफ फूड साइकिल. द कंप्लीट फूड साइकिल इन द aquatic ecosystem starts from the algae. So they are the main primary producers over there. ठीक है? So that is also one important thing you have to know. ये है मेरे यहाँ पे इकोलॉजिकल बेनिफिट्स यहाँ पे, राइट? और क्या बेनिफिट्स है मेरे यहाँ पे? हम इनको खा सकते हैं. Many marine algae can be used as a source of food. So many of the algae will be used as a source of food. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको शॉर्ट में याद रखना एज अ PLS, Porphyra, Laminaria and Sargassum. So Porphyra, Laminaria and Sargassum are the one which are used as a source of food. इसको आप as a source of food आप यूज कर सकते हो. हमारे यहाँ पे इतना फेमस नहीं है, बट बाहर के कंट्रीज में इसको काफी लाइक कॉमनली इसको यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ फूड. ठीक है? देन यू हैव समथिंग लाइक योर अगार. अगार आपको मिलता है इंडो एल्गेस में से, जिलिडियम एंड ग्रासिलेरा में से, और इसको हम यूज करते हैं टू मेक आइसक्रीम्स, जेलीज बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है, और माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं. सो अगेन दिस इज शुड बी रिमेंबर्ड. सो अगार जब भी आपके सामने टर्म आ रहा है तो याद रखना ये मेरा वो एल्गी है जिसको मैं यूज करता हूँ आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए, एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम गोइंग टू यूज देम. अगर मुझे माइक्रोब को ग्रो करना होगा लैब के अंदर तो उसके लिए भी मैं इन्हें यहाँ पे यूज कर सकता हूँ. तो ये दो चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे. दिस इज वन थिंग यू ऑल हैव टू नो, राइट? कि इसको हम लाइक व्हाट आर द एडवांटेजेस ओवर देयर. तो खा भी सकते हो आप इन्हें. यू कैन आल्सो यूज देम एज अगार, लाइक यू कैन आल्सो यूज देम इन इंडस्ट्री के अंदर भी आप इसे यूज कर पा रहे हो, राइट? ओके, देन सम मोर एग्जांपल्स. बेनिफिट्स ऑफ एल्गे में और एक चीज हमें यहाँ पे क्या मिलेगी? Some marine brown and red algae produce hydrocolloid water holding substance. इनके अंदर आपको एक water holding substance यहाँ पे आपको मिल जाएगा जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एल्जीन एंड कैरेगिन. सो कैरेगिन जो आपका यहाँ पे आपको मिलेगा रेड एल्गी के अंदर, और एल्जीन जो आपका यहाँ पे आपको मिलेगा आपके ब्राउन एल्गी के अंदर. अब मैं आपको इसे थोड़ा सा समझाता हूँ. यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि मेरा एल्गी है, अज्यूम करते हैं मेरा यहाँ पे एल्गी, अज्यूम दैट दिस इज अ एल्गी ओवर हियर. ठीक है? अब एल्गी की जो वॉल होती है, एल्गी की जो वॉल यहाँ पे होती है, चलो मैंने यहाँ पे वॉल बना दी, एल्गी की जो वॉल होती है उसके अंदर आपको कई बार कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस आपको यहाँ पे मिलेगा. यू विल फाइंड सम सब्सटेंस ओवर देयर. तो इसके अंदर आपको कुछ यहाँ पे सब्सटेंस देखने के लिए मिल सकता है, एंड दैट सब्सटेंस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय लाइक हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस. सो दिस इज कॉल्ड एज माय हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस. तो ये जो कंटेंट आपको यहाँ मिल रहा है, सो हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस, तो बेसिकली एक टाइप का लाइक बायोमोलिक्यूल, इट्स लाइक अ बायोमोलिक्यूल व्हिच यू फाइंड इन द वॉल ऑफ द एल्गे. ठीक है? अब इसके दो एग्जांपल यहाँ पे देख रखे हुए हैं, याद रखना बिकॉज ये इंपॉर्टेंट आपके लिए. एक है आपके यहाँ पे एल्जिन. एल्जिन जो होता है वो आपको हमेशा मिलेगा फ्रॉम योर ब्राउन एल्गे. तो ब्राउन एल्गे के वॉल में से आपको एल्जिन मिलेगा, राइट? और दूसरा यहाँ पे जो एग्जाम्पल यहाँ पे देख के रखा हुआ इन लोगों ने, दैट्स माय कैरेगिन. कैरेगिन आपको मिलेगा हमेशा फ्रॉम द रेड एल्गे. तो अगर मैं लेट्स से आप में से किसी को पकड़ता हूँ, अगर मैं आपको में से किसी को लेट्स से मैं अक्षरा को कहता हूँ कि मुझे कैरेगिन चाहिए, तो रेड एल्गे के वॉल में से ही वो निकाल के ला सकती है और कहीं से वो मिलेगा नहीं. सो ये याद रखना, दिस इज व्हाट यू फाइंड इन द वॉल्स. ठीक है? और इसका भी अगर भी रेड एल्गे का ही है ना एग्जांपल? नहीं, अगर- एग्जांपल नहीं है ये, एग्जांपल नहीं, ये इट्स अ सब्सटेंस. Carrageen is a substance you find in the red algae. Okay, so carrageen and algin are the substance. They are the water holding substance. They are the water holding substance you find in the red algae and the brown algae. So carrageen is not an example. It's one of the substance you find in the red algae. ठीक है? And again it has a commercial importance. हाँ, तो ये याद रखना, उसे मिक्स मत कर लेना, एग्जाम्पल मत गिन लेना उसे. ठीक है? It's a substance you find over there. Okay, so that's my carrageen and that's my algin. So similarly you have like number of hydrocolloid substance, but हमें ज़्यादा नहीं याद रखने. We have to just remember the example you find in the NCERT. Okay, इनके benefits क्या होते हैं? We'll see that later after the class. I'll just tell you क्योंकि वो अभी we cannot spend time on that, but I'll tell you what are the advantages they can have to the algae. हमें क्या फायदा हो रहा है? We are using them in the industries. Industry के अंदर हम उन्हें वहाँ पे use कर रहे हैं. But they also have advantages. ठीक है? Then you should also know कि algae are also very good source of protein. प्रोटीन रिच एल्गी आपके यहाँ पे कई सारे आपको मिल जाएंगे, लाइक क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना. दे आर माय प्रोटीन रिच यूनिसेल्युलर एल्गे, और इनको इवन एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं जब वो अपना स्पेस स्टेशन में बैठ के जाते हैं बाहर, बिकॉज इट्स अ वेरी हाई रिच इन प्रोटीन. सोर्स का ये काफी एक अच्छा सोर्स यहाँ पे होता है, तो इसको यूज किया जाता है. इवन अगर आप अभी अमेजोन पे अगर आप सर्च करोगे ना लाइक स्पाइरुलिना, तो आपको टैबलेट्स वहाँ पे निकाल के टैबलेट से देगा आपके सामने निकाल के, और इट विल गिव यू सम पाउडर ओवर देयर जिसको आप यूज कर सकते हो एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो ये याद रखना. सो क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर द वन व्हिच आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, एंड दे आर माय यूनिसेल्युलर एल्गे.
ठीक है, तो ये बात भी याद रखना, दे आर माय यूनिसेलुलर एल्गे ओवर हियर। ओके, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये बात आपको इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से याद रखनी है। नाउ लेट्स डू वन थिंग। सो दिस इज समथिंग यू हैव सीन। यहाँ पे हमने देख लिया एल्गे के यहाँ पे जनरल बेनिफिट्स क्या होते हैं, जनरल ट्रेट्स यहाँ पे क्या होते हैं, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। नाउ वी कैन स्टार्ट विद अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एल्गेस। हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे अलग अलग ग्रुप हमारे एल्गे यहाँ पे क्या है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब डिफरेंट ग्रुप्स करने के पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप अपना हैंड रेज करके मुझे अपना यहाँ पे आंसर दे सकते हो। यू कैन क्विकली रेज योर हैंड एंड टेल मी द आंसर। मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि इकोलॉजिकल बेनिफिट क्या होता है मेरे एल्गेस का। व्हाट आर द इकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ द एल्गे। एल्गे का इकोलॉजिकल बेनिफिट क्या होता है? कौन इसका आंसर दे सकता है? आदित्य ट्राई करो, क्या होगा इसका आंसर इकोलॉजिकल So, बेनिफिट? 50% of the carbon dioxide fixation is done by the algae, and it provides dissolved oxygen for the aquatic animals. True, very true. Anything else? And it is a basic form of food for the aquatic animals, and it is very important for the ecological maintenance of the aquatic habitat. Right, very true. Yes, that's true. The complete food cycle in the aquatic ecosystem runs on the algae, right? True. So both the points are true. Those are my ecological benefits. बिल्कुल सही, right? Quickly tell me the economic benefit of the algae. मुझे economic benefit भी कोई भी हैंड रेज करके मुझे यहाँ बता दो. What are the economic benefits of my algae quickly? So who's going to raise your hand? Baba, raise your hand. You have to raise your hand. Only 4 लोग, सिर्फ 4 लोग नहीं यार, 4 से ज्यादा होंगे. Economic benefit क्या हमें फायदा होता है algae से? What are the advantages I get to have from the algae? Okay, Tamanpreet, tell me what are the advantages I will have? Sir, we can use them as food, like the species like the Porphyra laminaria. We can use them as food, and agar, which is obtained from Basillaria and Gelidium, are used for making jellies, Right. Okay. Good. and they are also protein rich. Right. Jellies में use किया मैंने यहाँ पे मैंने उन्हें use किया मेरे आइसक्रीम के अंदर मैंने उन्हें यहाँ पे use किया. Right. ठीक है. And they are a very good source of protein. Yeah, they are a very good source of protein over here. Protein right? So that is something you should know. So they are the ecological and economical benefits of my algae over here. Please, anyone explain me what do you mean by a term thalloid? When you get a term like a thalloid, जब आपके सामने thalloid term यहाँ पे आता है, तो आपके दिमाग में क्या बात आती है? So शिव बताइए, what do you mean when you get a term like a thalloid? सर ऐसा प्लांट जिसमें रूट नहीं होता है, लिप्स नहीं होता है, सर वो थैलॉइड कहा जाता है ऐसे प्लांट को. स्टेम भी नहीं होता, right? So you call them as a thalloid. Very good. ठीक है. Next question. Give me what happens when you have a isogamous condition. Isogamous condition में क्या होता है? कोई हैंड इसके बता दो. अक्षरा बताइए क्या होता है isogamous condition के अंदर? जल्दी बताना अक्षरा. Same size of gametes. ठीक है, same set of gametes. ठीक है, all right. Then tell me what happens in my oogamous condition. हैंड रेज करना पड़ेगा. कौन इसका बता आंसर देगा मुझे यहाँ पे? जानवी आप ट्राई करिए. What happens in the oogamous condition? Unequal gametes. बस इतना ही, थोड़ा और एक्सप्लेन करो. सर इसमें अनइक्वल गैमेट्स, फीमेल जो रहती है वो बिग साइज की रहती है और मेल साइज जो रहता है वो स्मॉलर इन साइज रहता है. ये भी एक और चीज ऐड करनी है, एक और चीज. और एक और चीज. Sir, can I? हाँ बोलो. Male gametes mobile. ठीक है, जो लोग भी कलेक्टिवली आंसर दे रहे हैं उन सबका यहाँ पे सही है. मेल गैमेट्स विल हैव अ फ्लैजेला एंड फीमेल गैमेट विल बी स्टैटिक. वो मोटाइल नहीं होती, वो नॉन मोटाइल रहती है. तो ये याद रखना, फीमेल लार्जर है, लाइक वी हैव वन लार्ज वन स्मॉल. लार्ज वन इज अ फीमेल वन जो स्टैटिक है, वो मोटाइल नहीं है, राइट? और जो मेल गैमेट इज गोइंग टू बी अ मोटाइल वन. सो दैट्स oogamous condition, right? That's something you should know, right? And then you have anisogamous, which you already all of you know that was the anisogamous वाली condition. ठीक है. Now let's start with this new group of algae जिसे हम कहते हैं Chlorophyceae. ये मेरे यहाँ पे होते हैं green algae. So these are where you will get to see something about the green algae. Green algae देखने के पहले let's try to see if you are able to see solve couple of questions यहाँ पे. Do we have a question over here? We do have a question. 2017 का हमारे पास यहाँ पे question है. You can answer in the chat. You can quickly answer in the chat over here. इसका आंसर आप चैट में कर दो, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, फटाफट चैट में आपका इसका आंसर आ रहा है मुझे यहाँ पे. Alright, ठीक है. So all of you are saying over here that answer is going to be a wall box. Again, a very simple question. You know that it's a simple question. ठीक है. अब मुझे अनम्यूट करके ये बता दो, कोई भी बता दे मुझे यहाँ पे कि इन चारों में से कौन सा एल्गे है जिसे मैं खा सकता हूँ? क्लोरेला सर. Chlorella, option B. Chlorella. ठीक है, इसे मैं यहाँ पे. अब मुझे ये बता दो कि इसके साथ एक और एल्गे था जिसे मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, उसका नाम क्या था? स्पाइरोगाइरा. वो गायरा नहीं, स्पाइरुलिना.
Spirulina. स्पायरो वगैरह नहीं खा सकते हम. स्पायरुलिना और क्लोरेला आर द वन व्हिच आर वेरी मच eatable, right? And both of them are my unicellular algae over here. ठीक है. Now, do we have one more question over here? We can do this. ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को. 2016 का ये क्वेश्चन है आपके नीट का. रीड दिस क्वेश्चन थॉरली, केयरफुली, और बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है. एंड प्लीज रेज योर हैंड. अगेन, जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज टेक योर 30 seconds and then try to answer this. So you can still do this. चलिए देख लीजिए आराम से. टेक योर टाइम एंड रेज योर हैंड. ऑलराइट, ठीक है. काजल, क्या लग रहा है? Sir, option B. काजल कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन बी. ऑलराइट, ठीक है. अर्चना, आपको क्या लग रहा है? Option B, sir. ओके. शिव? सर ऑप्शन बी है, क्योंकि सर जो रेड एल्गी है सर वो कैरेटिन वो करती है सर, और जो ब्राउन एल्गी है वो एल्गी में सब्सटेंस वो करती है, प्रोड्यूस करती है सर. ऑलराइट, ठीक है. दैट्स अ करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही आपका आंसर यहाँ पे. और आप सबने जिन्होंने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया, जिन्होंने सोच कर बी ऑप्शन आपका यहाँ पे आएगा, दैट्स अ करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही. जैसे शिव ने बोला, अल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गे इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट? अल्जिन आपने अभी आपको बताया था कि इट इज कमिंग फ्रॉम द ब्राउन एल्गे, राइट? And carrageenan is something which is coming from your like red algae, right? So that is why you should know. Okay, sir. Yeah, so that is why you will get to see कि आपका जो option B है यहाँ पे, ये आपका incorrect statement, it's a wrong statement, right? So you will find such questions, and now the trend is like that. You very often get such kind of question in the NEET exam. So please have a habit of solving statement वाले questions as much as possible. ठीक है? So yes, option B मेरा यहाँ पे सही answer because this is a wrong statement. Okay? बाकी हम यहाँ पे ACOD अगर यहाँ पे देखेंगे तो वो सारे आपके यहाँ पे सही है. Laminaria sargassum is something which is used as a source of food. ये बात आपकी बिल्कुल यहाँ पे सही है. That's a true thing. Can anyone tell me along with Laminaria and sargassum एक और था मेरा algae जिसे हम खा सकते हैं? क्लोरेला. और एक और नाम में क्या वेट कर रहा हूँ? Porphyra. Right. बिल्कुल सही. हाँ, वैसे क्लोरेला भी आप खा सकते हो, स्पाइरलिना भी खा सकते हो, but yeah, this was the name I was waiting for, right? Agar is obtained from Gelidium and Gracillus. That's a true statement. Algae increases the level of oxygen. That's also a true statement. So yeah, option B becomes the incorrect one, right? This is again you can answer quickly over here. So algae are found in All of these, sir. all of these. All of these. Yeah, you can find them everywhere. Right? इसका आंसर दे दो हैंड रेज करके जल्दी से. ज्यादा टाइम लगाना इसके अंदर. ऋषि बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऋषि, you have raised your hand. Tell me इसका आंसर क्या होगा? Sometime I think it takes more time for you to unmute yourself. बताइए शिखा, क्या होगा इसका आंसर? शिखा couldn't hear you. शिखा, एक बार फिर. All right. कोई बात नहीं. चलिए वर्षा, आप बताइए क्या होगा, लग रहा है आपको इसका आंसर? अच्छा, आर यू एबल टू हेयर मी? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, okay. Misbah, you tell me then. Like, what will be the answer over here? So shall I? Yeah. First. Why you suddenly got confused? Everyone was like, हम नहीं बता रहे. Why? Which of the following algae is used by the space traveler? That's a chlorella is the one, right? Chlorella, spirulina are the one which are being used by the space traveler because it's a rich source of protein. ठीक है? तो like ऐसे, I think there must be some kind of technical glitch on your side. That's why you were not able to unmute yourself. ठीक है? So that's something I think you can answer. Now let's come back to a green algae वाला thing. ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. We have solved, we just saw few questions. Now let's talk with the green algae. Green algae के अंदर आपको like first, yeah, someone has a question क्या? No. Alright, ठीक है. So green algae के साथ what will be happening here? ना, so green algae are the one which you find like everywhere. You can find them in like freshwater ecosystem. You are going to find them growing on the trees. You can find them growing on the animal back. You can find them growing on a rock. ये बहुत कॉस्मोपोलिटन होते हैं, मतलब ये आपको काफी जगह ग्रो करते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वो.
ग्रीन एल्गे ओशंस में बहुत कम मिलते हैं, लाइक बहुत कम एक्सेप्शन है जो आपको ओशन में मिलेंगे, बट मेनली यू फाइंड देम इन द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपको काफी ज्यादा ये आपको मिल जाते हैं, ठीक है। दे कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म, दे कैन बी यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, अलग अलग फॉर्म आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है दैट्स गोइंग टू बी क्लोरोफिल ए एंड बी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट, अलोंग विद द क्लोरोप्लास्ट। So please याद रखना which pigment you find in the green algae. So pigments are my chlorophyll A and B. So chlorophyll A and chlorophyll B are the pigments you find in the green algae, right? One more thing please याद रखना यहाँ पे, this is one of the statement we have seen coming in the exam. कभी कभी पूछा जाता है आपसे कि आपके एल्गेस में से कौन सी एल्गे होती है जो लैंड प्लांट से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, then your answer should always going to be green algae. Green algae are very closely related to the land plants because they have very common traits over there. Land plants के अंदर भी chlorophyll A and B ही होता है, green algae के पास भी वही होता है, ठीक है। Similarly, they also have a starch, right, in green algae as a stored food. Same goes for the land plant. So you will see that similarities over there. Chloroplast has storage bodies known as pyrenoids. याद रखना क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्टोरेज बॉडीज होती है विच आर कॉल्ड एज माय पैरानॉइड्स। पैरानॉइड्स के अंदर आप क्या रख सकते हो संभाल के, इसमें आप रख सकते हो अपना स्टार्च रख सकते हो संभाल के, आप इसमें रख सकते हो अपने यहाँ पे प्रोटीन्स आप यहाँ पे रख सकते हो, सो यू कैन कीप प्रोटीन्स, यू कैन कीप स्टार्च इन देम एज अ स्टोर्ड फॉर्म, ठीक है। एंड प्लीज बता देना अगेन, एक बार फिर आपको कह रहा हूँ, दिस इज द थर्ड टाइम आई एम टेलिंग यू, इफ यू फाइंड कि क्लास थोड़ा फास्ट जा रहा है देन प्लीज लेट मी नो, राइट, प्लीज लेट मी, यू कैन सिंपली अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो दैट प्लीज सर रिपीट योरसेल्फ, और yeah, can directly let me know to slow myself down, ठीक है। They have rigid cell wall made up of the inner cellulose layer. So इनकी जो cell wall होती है इसमें दो चीज आपको याद रखनी है, inner wall आपकी होती है cellulose से बनी हुई and the outer wall is made of my pectin या pectose layer से बनी हुई आपके यहाँ पे मिल जाती है। Something you already know that, you have seen this, you have already done this chapter, ना, you must be done this. Now the next thing is going to be the examples. Examples हम यहाँ पे देखते हैं, so यहाँ पर Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Parvera and Cara. These are the example of my green algae, right? ये मेरे यहाँ पे example बन जाते हैं, मेरे यहाँ पे green algae के example ये clear cut मेरे यहाँ पे बन जाते हैं। So इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पता है वो एक गाड़ियां होती है जिसे हम कहते हैं SUV, right? All of you must be knowing SUVs are like certain type of cars, right? So SUV याद रखना, और SUV plus C3, C cube, S यहाँ पे क्या आएगा, S stand for my Sparogara, U stand for my Ulothrix and V stand for my Volvox, ठीक है। Sparogara, Ulothrix and Volvox are the example of my green algae and यहाँ पे लिखा हुआ है C cube। अब C cube में मेरे कौन से तीन नाम यहाँ पे आ रहे हैं, एक मेरा यहाँ पे आ रहा है आपका कारा, एक आ रहा है मेरे यहाँ पे Chlamydomonas, so that's name number 1, that's name number 2 Chlamydomonas, और तीसरा नाम मेरा यहाँ पर है Chlorella। So Chlorella is also a part of my green algae, right? इसलिए मैंने यहाँ पे C cube लिखा हुआ है, तो याद रखना। So these are the examples you have to know in terms of green algae. कई बार क्वेश्चन इतना ही सिंपल होता है that which of these 4 option is not a green algae, right? So that's why you have to know कि कौन से में green algae, कौन से में brown algae. So these are the examples you have to know. Sparogara, Ulothrix, Volvox, and then you have a C cube, Chlamydomonas, Cara, and your Chlorella are the 3 examples of my green algae along with the SUV. ठीक है, तो ये example याद रखना, और हम already देख चुके हैं कि इनका size form क्या है, we know that, so we won't be repeating that thing again and again, right? Reproduction यहाँ पे कैसा होगा, by fragmentation, right? They can reproduce by spore formation, they can do that. और sexual spores यहाँ पे कैसे होते हैं, they have a zoospores. Zoospore जब भी टर्म आ गया समझ जाना, they have a flagella, right? उसमें कोई exception नहीं है, zoospores always have a flagella, right? Are produced from the zoosporangia, right? And from there you can find a new algae can come out. Sexual reproduction तीनों टाइप का आपको मिल जाएगा यहाँ पे, you will have a isogamous, anisogamous and you have a oogamous, तीनों टाइप का reproduction आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है. So it's a very common thing you find in the green algae, right? एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, green algae की आपको मिलेंगी around 7,000 species throughout the world. So throughout the world याद रखना, you will have around 7,000 species are been seen. So अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन से algae की सबसे ज्यादा species आपको मिलती है, so the answer is going to be my green algae. हर जगह मिल जाता है आपको ये, right? So it's very common and they have a more number of species. So that's going to be 7,000 species of green algae are being seen. Then, so this is all about my green algae, and then you have my rhodophyceae, जिसमें मेरा आएगा यहाँ पे red algae. Over here we'll be discussing something in terms of my red algae. So let me show you the statements, and then we can see some traits. So red algae की जब मैं बात करता हूँ तो काफी interesting है ये algae. They are like quite interesting kind of algae you get to see about. You will
find them. They have a specific pigment which is called as my R-phycoerythrin. ये आपको मिलेगा रेड एल्गे के अंदर, जिसकी वजह से उसका कलर वहां पे होता है रेड. एंड along with this, also know that they will also have chlorophyll A and chlorophyll D. Please remember these things. These are potential questions for your NEET exam. So chlorophyll A, chlorophyll D, plus you have your phycoerythrin. ये तीन चीजें आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए in the red algae, right? And because of that only they are going to be having the red color, right? Mainly they are going to be marine. Mainly they are going to be marine. Very few are seen in freshwater ecosystem. बहुत कम होते हैं जो like ताजा पानी में आपको देखने के लिए मिलेंगे. Mainly आपको मिलेंगे आपके oceans के अंदर, right? So they are mainly going to be marine all the time, right? Exceptions है, exception हम बाद में देख लेंगे, but they are mainly going to be marine over here, right? They occur both in well-lighted region close to the surface of the water and at the depth of the ocean where the light is literally less. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्लीज रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली. अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सी एल्गे होती है जो ओशन के डेप्थ में मुझे मिल सकती है, द आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी माय रेड एल्गे. इफ समवन आस्क यू व्हिच एल्गे विल बी सीन इन द डेप्थ ऑफ द ओशन. हाँ बेटा बताइए, बोलिए. Are you asking me to repeat myself? I'll just repeat myself. If someone asks you which algae is seen in the depth of the ocean, कौन सी algae आपकी होती है जो आपके ओशन के काफी डेप्थ में आपको मिल सकती है, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा that is always going to be a red algae. Now why that happens? Now what happens ना, ओशन में क्या होता है कि आपका सनलाइट का जो like you know that sunlight will have like the complete like spectrum of Vibgyor, right? तो जो Vibgyor का जो स्पेक्ट्रम आपका होता है ना, सो जो सनलाइट की जो स्पेक्ट्रम में से आपका जो होता है ब्लू एंड ग्रीन लाइट, वो आपका ओशन के डेप्थ तक आपका पहुंच जाता है. इट कैन रीच अप टू सर्टेन डेप्थ ऑफ द ओशन. और ये ब्लू एंड ग्रीन लाइट को यूज कर सकता है मैंने यहाँ पे रेड एल्गे. तो ये बात याद रखना कि आपका जो ब्लू एंड ग्रीन लाइट होता है वो आपके ओशन के डेप्थ तक पहुंचता है, और इस वेवलेंथ को जो सक्सेसफुली यूज कर पाता है एल्गे, वो है आपके यहाँ पे रेड एल्गे. सो रेड एल्गे इज नोन टू यूज द ब्लू एंड ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट. सो हैंड राइटिंग थोड़ी सी अजीब है यहाँ पे, बट आई होप आपको समझ आ रहा है. यहाँ पे ब्लू एंड ग्रीन यहाँ पे लिखा है, इट्स अ ब्लू एंड ग्रीन वेवलेंथ. ठीक है, ब्लू एंड ग्रीन वेवलेंथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा. आपको यहाँ पे लाइट का ये वेवलेंथ आपके डेप्थ के ओशन के डेप्थ तक आपकी पहुंची होती है, और उसको यूज करते हैं मेरे यहाँ पे रेड एल्गेस, एंड दे आर एबल टू सर्वाइव ओवर देयर, राइट. बाकी एल्गेस इस वेवलेंथ को यूज नहीं करते, एंड दैट इज व्हाई यू डोंट फाइंड इन द डेप्थ ऑफ द ओशन. तो याद रखना, if someone asks you which algae are seen in the depth of the ocean, then you should know it's a red algae, and you should also know कि reason इसका यहाँ पे क्या है, because this wavelength of light is seen reaching in the depth of the ocean, that's why, right? That should be clear to you. The food stored is as a fluorescent starch. जो food यहाँ पे store किया जाता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे as a fluorescent starch. ये एक और आपका important point है. This also becomes a potential question for your NEET exam, so please these are the things you have to know. Which is structurally similar to the amylopectin and glycogen. ये आपका similar होता है to the amylopectin and glycogen. ये भी एक टाइप का शुगर मॉलिक्यूल है. Glycogen and amylopectin are a type of sugar molecule, so it is similar to that. इसका केमिकल स्ट्रक्चर वैसा होता है, हमें देखना नहीं है स्ट्रक्चर कैसा है, but you should know that. ठीक है, so याद रखना, these are the few important points you have to know. Chlorophyll A, D and phycoerythrin, fluorescent starch as a stored form, and they are mainly seen in the marine ocean, right? In the marine ecosystem they are going to be seen. इनकी number of species अगर मैं आपको बताऊं तो around 5,000 species are seen throughout the world. So 5,000 species of red algae are seen throughout the world. ठीक है, इसका सिंपल सा है. यहाँ पे 4 एग्जांपल है. यहाँ पे GGPP करके आप याद रख लो. यहाँ पे you have Gracilaria and Gelidium are the 2 G's over here, right? Polysiphonia and Porphyra are the 2 P's over here, right? और ये 2 याद रखना, इनमें से आपको मिलता है आपके यहाँ पे अगार, और अगार को यूज करके हम बनाते हैं हमारे यहाँ पे आइसक्रीम और जेलीज. तो ये बात आप यहाँ पे याद रख लेना. Porphyra के बारे में आप जानते हो, ये हम खा सकते हैं. Polysiphonia is also one of the red algae which you have to just know, right? So 4 एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे. These are the 4 examples which I want all of you to remember all the time. ऋषि, I think आपका कुछ सवाल है. I think your hand is raised. बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए. अच्छा, maybe nothing. All right. Okay, so that is something you have to know. You have Porphyra. हाँ बेटा बोलिए बोलिए. तो नहीं, तब स्क्रीन शो हो रही थी, अब हो गई. अच्छा, हाँ, one more thing. स्क्रीन शो ना हो रही हो, अगर मेरी आवाज कट रही हो, देन अगेन प्लीज लेट मी नो. एंड लेट मी नो मतलब वो अनम्यूट करके बोल दो कि सर नहीं दिख रहा स्क्रीन, नहीं सुनाई दे रही आवाज. यू कैन जस्ट लेट मी नो, राइट? सो या, सो दीज आर द 4 terms you have to know, right?
Gracilaria, Gelidium, Polysuria, and Porphyra are the 4 examples of my red algae. Right? These are the things you have to know. Okay. अच्छा, I just tell you one more thing over here कि ये सारे हमारे algae तो हमने यहाँ पे देख लिया and you know what they're giving over here to us, right? Along with that, please make sure that you also remember the exceptions sometimes. Sometimes they can ask you the exception as well. तो यहाँ पे रखना कि एक example है आपके यहाँ पे Batrachospermum. Batracho, I'll share the PDF with you so you will be able to remember all those things. So Batrachospermum is going to be a name of a red algae और ये आपका मिलता है आपको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर, FW फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर. So it is an exception. So Batrachospermum is a name of the red algae जो आपको फ्रेश वाटर मिलेगा, ये आपका exception है. Generally you find them in the marine water, but this is one of the exception over here. Again, don't worry, I'll be sharing with you all those details, so you will have your content. अगर आपके पास अभी ये वाला टर्म नहीं है तो ठीक है. काफी इंटरेस्टिंग होता है ये टर्म एक्चुअली में. बेट्रैको का पता है मतलब क्या होता है? इट मीन्स एम्फीबियंस. और अगर आप थोड़ा सोचोगे ना तो एम्फीबियंस कभी आपको ओशन में नहीं मिलते हैं. सो दैट इज द रीजन दे हैव गिवन देम दिस टर्म Batrachospermum. ऑलराइट, चलिए. सो नाउ समवन हैज ओके. So now we have this rhodophyceae के बारे में और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. So reproduction by fragmentation or sexual reproduction by non-motile spores. So they will have non-motile spores. तो यहाँ पे zoo spores आपको नहीं मिलेंगे. They will have a non-motile spores. Sexual reproduction is always going to be via oogamous. तो यहाँ पे reproduction आपका सिर्फ oogamous के through होगा. यहाँ पे it's not like कि iso, aniso, everything is not happening. It's only oogamous type of reproduction happening over here by non-motile gametes. ठीक है. तो ये याद रखना कि they will have the oogamous type of reproduction we see in the rhodophyceae. So that is all you have to know about the red algae. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखने वाला red algae over here. ठीक है. Now we have the next one, that is my brown algae. यहाँ पर brown algae मेरे यहाँ पे start होगा. अब brown algae start करने के पहले मुझे आप लोग कुछ बताएंगे. आप मुझे हैंड रेस करके बताइए. जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ SUV, तो ये SUV का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी क्विकली. विवेक 369396 बताइए. सर स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स एंड वॉलवॉक्स. और तीनों में कॉमन क्या है विवेक? क्या है तीनों में कॉमन? सही तो बता दिया आपने. तीनों में कॉमन क्या है? ऑल थ्री विल कम इन ग्रीन एल्गे. सिंपल सर, ऑल थ्री विल कम इन ग्रीन एल्गे. यस, ऑल थ्री विल फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ ग्रीन एल्गे. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया. नहीं, इसका हमने इवन लिखा था यहाँ पे सी क्यूब. कौन बताएगा यहाँ पे? तमनप्रीत बताइए. Chlamydomonas, Cara and Chlorella. ठीक है. इन तीनों में कॉमन क्या है? Sir, they belong to green algae. Again, they belong to green algae, right? बिल्कुल सही. ठीक है, ये आपका यहाँ पे सही है. Now tell me over here, आपका पायरेनॉइड्स का काम क्या होता है? हैंड रेस करके बताओ, जल्दी बताओ. जल्दी बताओगे, आगे बढ़ जाएंगे फिर हम लोग फटाफट से. What is the role of the pyrenoids over here? हर्षद आप बताइए. What is my pyrenoids are known for? Sir, they reserve food material in the form of starch or proteins. Alright, ठीक है. Alright, okay. Then tell me over here, pyrenoids we are done. Tell me the stored food in red algae. Tell me the stored food in your red algae. बताओ. आदित्य आप बताओ. Stored food in red algae. Floridian starch, sir. And how this Floridian starch is Floridian starch similar to something? Is the structure of Floridian starch similar to some other biomolecular? Yes. Sir, हाँ, कोई बात नहीं. It's an amylopectin and glycogen. उससे वो similar होता है. ठीक है, right? Okay. Now quickly tell me what are the pigments I will find in green algae? Hand raise करना पड़ेगा इसके लिए. सिद्धरा आप बताइए. Green. What are the pigments I'll find in the green algae? जल्दी बताइए. नहीं बताएंगे. अपूर्वा बताइए. Sir, chlorophyll A and B. Okay. All right. Okay. Now tell me something. Why my red algae are able to carry out photosynthesis in the depth of the ocean? क्यों कर पाते हैं वो इतना यूनिक स्टंट? इसके लिए हैंड रेज करना पड़ेगा आपको. शिखा आप बताएंगे. Why red algae are able to carry out the photosynthesis in the depth of the ocean? क्योंकि वहाँ पे ब्लू और ग्रीन लाइट होती है. ठीक है, तो वो लोग उसे यूज कर पाते हैं.
और बाकी लोग उसे यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, राइट, दैट्स व्हाट यू गेट टू सी। हाउ मेनी स्पीशीज आई विल फाइंड फॉर द ग्रीन एल्गे? जानवी? 7,000, राइट, 7,000 नंबर ओवर देयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपको यहाँ पे। एंड देन यू हैव 4 एग्जांपल ऑफ रेड एल्गे, ग्रासिलेरिया, जिलेडियम, porphyria, पॉलीसिफोनिया। Now let's quickly run through brown algae as well. So brown algae are like, they are like very few throughout the world. You have around like 2,000 species you will find throughout the world. Mainly they are going to be marine. Mainly आपको marine मिलेंगे, right? जो सबसे largest algae आपकी होती है जिसे हम कहते हैं kelps. Kelps are the largest algae. Like इनका length जाता है around 100 meter जितना. They can grow as large as 100 meter, right? So काफी like वो बड़े आपके यहाँ पे हो जाते हैं. So kelps are the one which are going to come under the category of my brown algae, right? ये काफी बड़े होते हैं, ये काफी इनका लेंथ काफी ज्यादा बड़ा होता है यहाँ पे, and they spread throughout the ocean, ठीक है? So that is one thing you have to know. So kelps जब भी आपके सामने टर्म आता है, they are my brown algae, and they can grow as like they can widespread as large as like 100 meter length में आपके यहाँ पे spread किए जा सकते हैं. They are all going to filamentous, तो यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं आपको as a unicellular form. All going to be a filamentous form will be seen over there, filamentous and branched. They have chlorophyll A, C, fucoxanthin and xanthophyll. याद रखना, they have chlorophyll A and C. Along with that, they have a fucoxanthin and xanthophyll. और इसके वजह से ही उनका brown color आता है यहाँ पे. So brown algae जो होती है ना, उनका जो brown color आ रहा होता है, that is all because of these two pigments. So they are the reason. Because of that, you have the brown coloration. Because of that, you have a brown color over here. Brown या olive green color इनका इसके वजह से आपको यहाँ पे आपको मिलता है. So that is also one thing you have to know, right? So color olive green to brown आपको इस वजह से आपको मिल जाएगा यहाँ पे. Simple. ये आपको यहाँ पे example आपको यहाँ पे दिख रहे हैं brown algae, and they create a different ecosystem itself. Like if you see them in a real pictures ना, you will find like इनके अंदर आपको बहुत सारी fishes आपको मिल जाती है घूमते हुए रहते हुए. They create a very different kind of ecosystem. So they are like very important for the oceans. So these are the, okay, you have like number of example in this. You have number of example you can get to see. Some of the example you have to know, right? So कौन से example हम यहाँ पे याद रखेंगे? Let's try to see that. You have to know the example like my ectocarpus. You have to know the example of my laminaria. ये याद रखना आपको यहाँ पे. Then Dictyota, Sargassum, right? So these are the example you have to know, and there's going to be one more example, which is going to be my fucus, right? So याद रखना fucus, ectocarpus, laminaria, Dictyota, Sargassum. ये 5 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखना है, along with the kelps आपको याद रखना है as example of my brown algae. ये सब इग्नोर कर दो, ये सब सिर्फ पिक्चर्स आपके सामने यहाँ पे, they are just pictures to show you how different forms are seen, but these are not the example you will find in the NEET exam. NEET exam में example आपके सामने नहीं आएंगे, बाकी example जो दे के रखे हैं वो आपके सामने आ सकते हैं. So laminaria, Dictyota, Sargassum, ectocarpus, fucus are the example you have to know, right? And this is how they are going to look like. These are the pictures of NCERT. तो याद रखना, laminaria आपका कुछ ऐसा दिख जाता है, fucus ऐसा दिखता है. रियल लाइफ में जब आपके सामने ये आएगा तो you won't be able to identify them looking at this picture, but yes, you will find them like this. हाँ, one important thing, brown algae को आपने 3 पार्ट में डिवाइड करना है. You have something like a frond, something like a stipe, and the lowermost part is called as my holdfast. So holdfast की मदद से brown algae अपने आप को कहीं पे पकड़ के रखता है, कहीं पे अपने आप को like it will hold on to something, right? Stipe बीच का जो small stalk जैसा जो एरिया है मेरा यहाँ पे, that's a stipe, and frond मेरा leaf वाला जो एरिया, leaf जैसा मेरा जो यहाँ पे एरिया, that's my frond. So याद रखना, the 3 parts, holdfast, stipe and frond is something you will find in the brown algae. So this is something you should know always. जब ये 3 terms आए, you should know that talking about the brown algae, right? So that is something you will get to see. हाँ, यहाँ पे जो stored food आपका यहाँ पे होगा, that will be my laminarin and mannitol. So laminarin and mannitol are the 2 kind of my stored food you will find in the brown algae. तो यहाँ पे भी इनका खाना स्टोर अलग तरीके से होता है, उसका नाम आपको याद रखना है, laminarin and mannitol, right? It's a complex carbohydrate. देखो जो भी प्लांट खाना स्टोर करता है ना, वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, चाहे वो फ्लूइडिन स्टार्च हो, चाहे वो स्टार्च हो. So that is something you should know, right? So यहाँ पे नाम अलग हो जाते हैं, laminarin और mannitol, right? The cell wall is covered by gelatinous coating like algin. ये मैंने आपको पहले बताया था कि algin आपको मिल जाता है. We have seen this. Algin को हम even use करते हैं हमारे commercial benefit के लिए, right? Now I'll tell you one thing over here. What is one of the advantage of having the algin? सुनो मेरी बात ध्यान से कि algin होने का फायदा यहाँ पे क्या होता है कि अगर मेरे brown algae के wall में अगर algin है तो वो डेसिकेट नहीं होता. देखो कई बार क्या होता है ना कि आपका जो brown algae है आपके ओशन में रह रहा है, ओशन में हाई टाइड्स होती है, लो टाइड्स होती है.
सो जब टाइड्स आपकी लो हो जाती है, जब आपकी टाइड्स पीछे चली जाती है, तो कई बार आपके प्लांट सरफेस पे आ जाते हैं, सैंड पे आ जाते हैं। अब सैंड पे अगर मेरा प्लांट आ गया तो काफी लाइकली चांस है कि अगर सैंड पे अगर मेरा प्लांट आ रहा है, बाहर काफी ज्यादा गर्मी है, तो वो डेसिकेट हो सकता है, वो सूख सकता है। वैसा नहीं होता। वैसा क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ द एल्जिन। सो एल्जिन, one of the hydrocolloidal substance, will play the role in ensuring that my plant does not desiccate. ठीक है, जब ब्राउन जहाँ पे डेसिकेट मेरा वहां पे नहीं होगा। उसके साथ साथ ये इवन प्रोटेक्ट करता है मेरे प्लांट को कोई मैकेनिकल डैमेज से। देखो होता क्या है ना कि अगर ओशन में अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आप वेव्स के साथ साथ आप जाके टकराओगे, पत्थर से टकराओगे, वॉल से टकराओगे, राइट? यू विल, दैट विल हैपन टू यू एज अ ब्राउन एल्गे। लेकिन आप अपने आप को बचा पाते हो बिकॉज ऑफ द एल्जिन, यू आर एबल टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज, सो दैट आल्सो हेल्प्स ओवर हियर। तो याद रखना, हमें इसका कमर्शियल फायदा काफी होता है, बट दिस थिंग आल्सो हैव एडवांटेज टू द एल्गे इटसेल्फ। एल्गे को भी इसका काफी ज्यादा वहां पे फायदा हो रहा है, राइट? सो ऑब्वियसली दैट्स व्हाई इट इज देयर, राइट? Plant body will have 3 parts: holdfast, stipe, and you'll have a frond. So these are the 3 parts, you know, should be remembering them. And these are the examples: Ectocarpus, Dictyota, Laminaria, Sargassum, and Fucus. DLF शायद आपको मालूम होगा नहीं होगा। DLF एक कंपनी है जो बिल्डिंग्स बनाती है, राइट? जो बेसिकली अपार्टमेंट्स बनाती है थ्रू आउट द कंट्री। सो दैट्स योर DLF, Dictyota, Laminaria, Sargassum. SE स्टैंड फॉर साउथ ईस्ट। अगर आप अपार्टमेंट बना रहे हो तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि वो साउथ ईस्ट की तरफ फेस कर रहा हो। ऐसी कोई भी स्टोरी आप बना लो। एंड रिमेंबर SNE स्टैंड फॉर माय Sargassum and Ectocarpus. ठीक है? So these are going to be the examples for your brown algae. So please remember the examples all the time, right? Sargassum, Laminaria are edible. इनको आप खा सकते हो। हमारे यहाँ पे नहीं खाते हैं, बट खा सकते हैं, right? So that is something you have to know. Reproduction is by fragmentation. And हाँ, और सेक्शन में याद रख लेना यहाँ पे, they have a pear-shaped biflagellated zoospores. So they will have a zoospore and they will be biflagellated, right? We'll have a 2 unequally laterally attached flagella. Laterally मतलब साइड में लगे हुए, और आपके पूरे अनइक्वल होते हैं साइज में। तो एक काफी बड़ा होगा मेरा फ्लैजेला यहाँ पे, और दूसरा फ्लैजेला यहाँ पे काफी छोटा होगा। तो ये भी एक यूनिक ट्रेट है। ये भी एक काफी अच्छा पोटेंशियल क्वेश्चन बन जाता है मेरे यहाँ पे, या मैं पोटेंशियल स्टेटमेंट बन जाता है मेरे यहाँ पे एग्जाम के अंदर। So याद रखना, they have a biflagellated zoospores and they are like having 2 flagella, एक बड़ा एक छोटा, and they are going to be unequal in length, right? बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका आइसोगैमस है, एनिसोगैमस है एंड ओगैमस है। अब कोई मुझे फटाफट बताए अनम्यूट करके कि ये तीनों चीजें और कौन से एल्गे में मुझे मिलती थी, रेड या ग्रीन? इसके अंदर राइट, रेड एल्गे के अंदर सिर्फ ओगैमस होता था, सो दैट इज अ सेपरेट वन, राइट? सो दैट इज समथिंग यू हैव सीन। तो ये हो गया मैंने आपको। हाँ बेटा बताइए सर, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझा दीजिए, समझ नहीं आया। हाँ, असेक्सुअल में बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि असेक्सुअल के अंदर यहाँ पे क्या होगा कि आपके यहाँ पे जो स्पोर्स बनाए जाएंगे, तो मेरा समझो यहाँ पे एल्गे खड़ा है, समझो मेरा यहाँ पे एल्गे यहाँ पे कहीं पे खड़ा है पानी के अंदर, राइट? ये कहता है कि इसे असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है, तो ये क्या करेगा, ये माइटोसिस करके कुछ स्पोर्स बनाएगा। ये माइटोसिस करेगा और यहाँ पे बनाएगा कुछ स्पोर्स। तो यहाँ से कुछ स्पोर्स निकल के आएंगे, यहाँ पे गोल गोल यहाँ से स्पोर्स निकल के आपके यहाँ पे बाहर आएंगे, राइट? अब ये जो स्पोर्स आ रहे हैं मेरे ब्राउन एल्गे में से, ये कैसे होंगे? दो स्पोर्स विल हैव 2 फ्लैजेला, राइट? तो इसको अगर मैं मैग्नीफाई करूंगा ना स्पोर को, तो मैं देखूंगा जो मेरा स्पोर यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे होगा, इसके अंदर 2 फ्लैजेला होंगे और दोनों लैटरल लगे होंगे। लैटरल मतलब साइड वाइज में लगे होंगे यहाँ पे। तो लैटरली मेरे 2 फ्लैजेला होंगे यहाँ पे, एक फ्लैजेला छोटा सा होगा, एक फ्लैजेला यहाँ पे काफी बड़ा सा होगा, ठीक है? और ये जो मेरे यहाँ पे जो फ्लैजेलेटेड स्पोर मेरे यहाँ पे निकल के आ रही है, इन्हें मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एज अ ज़ू स्पोर, राइट? तो क्या है यहाँ पे अनइक्वल लेंथ मेरे फ्लैजेला का यहाँ पे, और फ्लैजेला मेरे यहाँ पे लैटरली मेरे यहाँ पे लगे हुए हैं। अब क्या होगा, ये जो मेरे स्पोर निकल के आए बाहर, ये कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे मतलब दे विल ट्रेवल समवेयर एंड नाउ दे विल गिव राइज टू अ न्यू एल्गे। तो इनमें से मेरा यहाँ पे एक नया एल्गे बन के आएगा। सो कुछ ही टाइम में इसमें से मेरा एक नया एल्गे बन के यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो ज़ूस्पोर होते हैं, दे विल हैव अ फ्लैजेला बट दे विल हैव अ अनइक्वल लेंथ एंड दे आर लैटरली प्लेस्ड, मतलब साइड में यहाँ पे आपके फ्लैजेला लगे हुए हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, नॉर्मली ज़ूस्पोर में क्या होता है, फ्लैजेला आपके होते हैं एक सिंगल डायरेक्शन में आपको मिलता है, बट यहाँ पे लैटरली प्लेस्ड है वो। तो ये एक यूनिक चीज है बेटा यहाँ पे आपके ब्राउन एल्गे को लेके। क्या ये बात आपको समझ आई यहाँ पे? यस सर। ठीक है, so that is something you will get to see over here। और ये एक आपका चार्ट है जो आपको एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, and I want all of you to go through this because it's very important। We have seen 2 to 3 questions coming from this chapter all the time, right? So please make sure that you go through this very thoroughly। You should know all the things, like एकदम क्रिस्टल तरीके से आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? So now you can answer this question। Please stay with me for like 5-6 more minutes,
राइट, एंड आई लेट यू गो देन, ठीक है। तो इसका आंसर दे दो मुझे आप हैंड रेज करके फटाफट यहाँ पे। अक्षरा बताइए क्या होगा इसका आंसर इन द क्लास। Option B. Amylopectin and glycogen. आप ओके ठीक है, ऑलराइट, आई टेक वन मोर आंसर यहाँ पे। नम्रता आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नम्रता आप मुझे बताओगे क्लोरीन स्टार्च मिलता कहाँ पे है, मतलब कौन से एल्गे में मिलेगा मुझे नम्रता? कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। Red algae. राइट, ठीक है। तो ये था आपका 2020 का क्वेश्चन। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क यू, सो इट्स लाइक यू शुड बी एबल टू आंसर देम वेरी क्विकली। हां, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेल्युलर एल्गे, इसमें कौन सा पेयर है मेरा यहाँ पे जो है मेरा यहाँ पे यूनिसेल्युलर एल्गे? देख लो ध्यान से एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। टेक योर 1 मिनट। Option B. हैंड रेज करना है, हैंड रेज करना है। तो मनप्रीत क्या लग रहा है इसका आंसर? सर क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। अच्छा, आपको ये लग रहा है। सिद्रा आपको क्या लग रहा है? Sir D. Right, these are going to be a correct answer. Chlorella and spirulina is a correct answer over here. These are the one which will be unicellular algae and इनके अंदर होता है काफी ज्यादा प्रोटीन. So again, example based question है आपके यहाँ 2020 का. You know how like what kind of question they're going to ask you. Then ये कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे Gelidium is going to be और which algae? ये वैसे ही बता दो. Unmute करो. Red algae. Red algae. Right, ठीक है. ये इसके लिए hand raise करना पड़ेगा. Which pigment are found in PO5CA? Just raise your hand. Just raise your hand. कौन इसका? गायत्री ट्राई करोगे आप? सर ऑप्शन 1। ओके, विजय आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन 1। ओके, शिखा? Option A. ऑलराइट, ठीक है. A is going to be correct answer. बिल्कुल सही आप सबका आंसर यहाँ पे. Chlorophyll A, CN, fucoxanthin is something we'll get to see in the PO5C. That is my brown algae. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया. Right. So that is something we have done. Let's keep it up to here only. Now, before we wrap up the class, I just want to know few things from your end. तो आज हमने यहाँ पे क्या किया? We have actually covered the alveolar part. We have seen that, and along with that, we have seen the general taxonomy. We have seen, and उसके साथ-साथ we have solved handful number of questions. अब मैं आपको यहाँ पे like before we wrap up, just want to tell you couple of instructions. Okay. Just wait a minute.